कबीर जी की एक अच्छी कहावत है या साहित्य बोलिए, कबीर साहित्य के बारे में बताता हूँ, जिनमें उन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह इन 4 शब्दों के बारे में बहुत ही अच्छा वक्तव्य कहा है कि काम बिगाड़े भक्ति को, क्रोध बिगाड़े ज्ञान, लोभ बिगाड़े त्याग को, मोह बिगाड़े ध्यान। ये कबीर साहित्य है और हमें अपने साहित्यों का पालन अनुपालन करना चाहिए, जो हमें समाज में एक अपने जिम्मेदार और निष्ठावान व्यक्ति बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दयानंद वर्नवाल और मैं अपने चैनल ध्यान इंग्लिश में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सीजीएल 2023 में पूछे गए 69 पीक्यूआरएस बेस्ड सवाल। मैं आपको जो सवाल सारे बताऊंगा ना, वो बिना किसी रूल का होगा और इन डेप्थ बताने की कोशिश करूंगा कि यदि आप एग्जाम में बैठे हो ना, तो आपको क्या सोचना चाहिए, किस तरह सोचना चाहिए, क्या अप्रोच लेना चाहिए। मैं अपनी भी टैकलिंग ट्रिक्स आपको बताऊंगा और ये सारी चीज़ें किसी बुक में नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें किसी भी बुक में नहीं मिलेगी। ये चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ, जो मेरा नॉलेज है, जो मेरा बेसिस है, उस आधार पे। ठीक है, आपको एग्जाम में सोचना कैसे मैं वो बताऊंगा, एकदम एग्जाम में एकदम डिट्टो फाइन बताऊंगा। जैसे आप समझिए 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं और आप ध्यान से देखिएगा, रिपीटेशन दिख रहा है आपको, है ना। इधर रिपीटेशन है, इधर रिपीटेशन है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा जो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है ना कि फाइंड रिपीटेशन, ये 99% चांसेस होते हैं कि सवालों को सॉल्व कर देते हैं। अगर आप रिपीटेशन एग्जाम में फाइंड करने में सक्षम हो गए कि बी के बाद बी भी 2 बार आ गया है, तो भैया बी भी 2 तो जिंदगी में नहीं आएगा, लेकिन ये वाला 90% 99% चांस है कि कोई ना कोई सही होगा, लेकिन उसमें से कोई एक सही होगा। अच्छा डल बन जाएगा ना कि यदि बी भी भले 2 जिंदगी में ना आया, लेकिन उसमें से कोई एक 99% सही होगा। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन होना चाहिए कि गो थ्रू ऑप्शन, कि आप ऑप्शन में जाओ। दूसरा जो आपका अप्रोच होना चाहिए कि आपको सब्जेक्ट ढूंढनी है। ठीक है, आपका सेकंड अप्रोच क्या होना चाहिए कि आपको सब्जेक्ट लाइन ढूंढना है। सब्जेक्ट लाइन कैसे ढूंढना है, जैसे मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मैं बोलूँ राम इज, क्या आपके मन में सवाल उठ रहा होगा ना कि राम इज क्या? राम पागल है, राम अच्छा इंसान है, राम ताकतवर है, ब्रेव है, राम हेल्पफुल है, राम क्या है? मैं बोल दूँ राम इज ऑनेस्ट, राम ईमानदार है। आप देख रहे हो यहाँ आपको एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट लाइन मिल रहा है, यानी इसमें कुछ भी आपको सवाल नहीं, राम इज ऑनेस्ट, राम ईमानदार है, कुछ भी सवाल नहीं बन रहा है। एक इंडिपेंडेंट लाइन मिल रहा, एक आपको सब्जेक्ट लाइन मिल रही है। ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंट होगी सब्जेक्ट होगी, जैसे राम इज कोई इनकम्प्लीट, राम इज ए बॉय कंप्लीट सेंस देता है। तो जब भी आप पीक्यूआरएस सॉल्व करोगे ना, तो जो उसका फर्स्ट होगा, नहीं यदि आप पीक्यूआरएस सॉल्व कर रहे हो तो जो पी होगा, यदि आप एबीसीडी सॉल्व कर रहे हो तो जो ए होगा, यदि आप एक्स वाई जेड डब्ल्यू सॉल्व करो तो जो एक्स होगा ना, वो इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा, कंप्लीट होगा। समझो, 2 बातें ध्यान रखना जब आप एग्जाम में पीक्यूआरएस सॉल्व करोगे। आप ऑप्शन वाइज पहले जाना, ऑप्शन वाइज में रिपीटेशन ढूंढना, वो आपका सवाल को सॉल्व करने का जो स्पीड है वो सॉल्व कर देगा। सेकंड आपका होना चाहिए कि आप सब्जेक्ट ढूंढो, और उसके बाद जो आपको बहुत सारी चीज़, देखिए जो सब्जेक्ट लाइन और इंडिपेंडेंट, कई बार एग्जाम में ऐसा होगा कि आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि आप इंडिपेंडेंट लाइन सब्जेक्ट लाइन कैसे ढूंढें। तो उसमें से एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि उसमें प्रोनाउन नहीं होगा। जैसे कोई सब्जेक्ट लाइन या इंडिपेंडेंट लाइन होगा ना, उसमें इट, दे, हिज, द, इट इज, मतलब बहुत सारे प्रोनाउन नहीं होंगे। जैसे बोलेंगे द ट्री इज माइन, द ट्री इज माइन। अगर मैं बोलूं तो यहाँ दा के बाद ट्री लगाया गया, मतलब ये जरूर है कि ट्री के बारे में पहले कुछ बोला गया होगा, है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि द ट्री इज माइन, इसका मतलब ये है कि ट्री के बारे में पहले कुछ बोला गया होगा, तभी हम उसको स्पेसिफिक कर पा रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बातें हैं? समझे ना कि मैं ट्री के बारे में पहले कुछ बोला हूँगा और तभी जाके मैं दा लगा के स्पेसिफिक कर रहा हूँ कि मैं उस ट्री के बारे में बोल रहा हूँ। लिटरली दा ट्री फर्स्ट सब्जेक्ट लाइन नहीं हो सकती, है ना। यानी उसके बारे में डिस्कशन पहले, कोई कंजक्शन नहीं होगा, कोई लिंकिंग नहीं होगा। जैसे बोला ना राम इज वाट, राम क्या है? ईमानदार है, अच्छा है, खराब है, ताकतवर है, कमजोर है। लेकिन जब राम इज ऑनेस्ट, तो एक कंप्लीट लाइन है, कोई लिंक नहीं बनता है। समझो, चलिए, तो इतना आपको मैंने बताया, 3 पॉइंट लगभग 2 पॉइंट मैंने बताया आपको। देखिए सबसे सवाल सेकंड ऑप्शन है कि जब भी आपको ऑप्शन में प्रोनाउन मिलता है, जब भी आपको ऑप्शन में प्रोनाउन, जैसे प्रोनाउन में क्या इट मिल सकता है, हिज मिल सकता है, दे मिल सकता है, दीज मिल सकता है, ये सब प्रोनाउन है, जनरली मिलते हैं। हर मिल सकता है, सी मिल सकता है, जैसे अभी देखिएगा अभी मिलेगा आपको। तो वो सब जब प्रोनाउन आए ना और आपको सॉल्व करना हो, तो आप पूछिए उस प्रोनाउन से किसके लिए आया है। समझे, जो प्रोनाउन आया उसको पूछना पड़ेगा कि ये किसके लिए आएगा। जैसे मैं बोलूं इट इज राम हु इज ऑनेस्ट, हु इज ऑनेस्ट। ठीक है,
यहाँ ध्यान दीजिए, प्रोनाउन है ईट। ईट किसके लिए आया है? राम के लिए आया है ना। जैसे मैं बोलूँ राम इज ए बॉय, राम इज ए बॉय, फिर बोलूँ ही इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। अब देख लो, ये आपका प्रोनाउन है, ये कभी सब्जेक्ट लाइन नहीं हो सकता, लेकिन यदि प्रोनाउन आया है तो आपका सवाल बनना चाहिए ही इज इंटेलिजेंट, तो ही कौन है, कौन इंटेलिजेंट है? तब लिंक करोगे सर राम इंटेलिजेंट है। समझ रहे हो? इसका मतलब ये होगा कि यदि ये ए में होगा और ये बी में होगा ना, तो ए के बाद ही बी आने वाला है ना। समझो? यानी जब भी प्रोनाउन आए तो आपको ढूंढना है कि ये किसके लिए आया। फर्स्ट थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि मैनस बट प्लस, प्लस बट मैनस। इसका मतलब ये हुआ कि बट के पहले यदि कुछ अच्छा चीज है तो इसके बाद खराब वाला लाइन ही आएगा। अगर बट से पहले कोई खराब वाला लाइन है तो इसके बाद अच्छा वाला लाइन आएगा। मतलब बट जो वर्ड है ना, उसके पहले यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके बाद पॉजिटिव सेंटेंस आएगा, और बट के पहले यदि पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसके बाद नेगेटिव। लेकिन ये मतलब क्या होता है? बट मतलब लेकिन होता है। लेकिन लिखा हो जैसे ही इज, ही इज, ही इज स्टडी, वो बहुत ताकतवर है, स्टडी है, ताकतवर है, बट कोवार्ड, डरपोक है। देख लो, कोवार्ड नेगेटिव वर्ड आ जाएगा, स्टडी क्या पॉजिटिव, कि वो बहुत ताकतवर है, हिस्ट पुरुष है, लेकिन डरपोक है। ठीक है, तो बट का मैंने आपको बताया। चलिए ठीक, नेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है कि हेंस देयरफॉर अगर आपको किसी सेंटेंस में दिखता है तो जनरली ध्यान रखिएगा, या तो लास्ट सेंटेंस होगा या सेकेंड लास्ट होगा। यानी PQRS में या तो आर होगा या एस होगा, यही दोनों में से कुछ एक हो सकता है। देखिए, फाइंड द स्टोरी इन लेटर वाइज। देखिए, कोई भी PQRS होगा ना, वो एक कहानी ही होता है, वो एक कहानी होता है। और कहानी क्या होता है? धीरे धीरे शुरू होती है ना, धीरे धीरे कहानी का स्कोप बढ़ता जाता है। तो ये क्या है? कहानी में आप ढूंढिए, 100% एक्यूरेसी आपको मिलेगा। यानी आप कहानी को पकड़ लेते हैं PQRS को सॉल्व करने के दौरान, तो ये 100% चांस से आप सही मारिएगा। देखिए, वेरी डेंजर और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। क्या है? क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये चीज को ध्यान रखिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि ए के बाद बी आएगा, ए के बाद बी आएगा, मैंने बोल दिया कि ए के बाद बी आएगा, लेकिन अगर किसी ऑप्शन में दिख जाए कि बी है, तब आप क्या कीजिएगा? इसको गलत मारिएगा, इसको सही। यानी अगर आपको देखिए, जितना इंपॉर्टेंट है दो ए और बी का सही होना, क्योंकि आपको तो PQRS बनानी है ना, जितना इंपॉर्टेंट है कि ए के बाद बी होगा, उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है कि ए के बाद बी नहीं होगा। समझ रही हो मेरी बात है? अगर हम बोल रहे हैं कि ए के बाद बी होगा, इससे भी ऑप्शन छट जाएगा। मैं बोल दूं ए के बाद बी होगा ही नहीं, उससे भी ऑप्शन छट जाएगा। मेरे को मतलब है कि 4 ऑप्शन में से कोई एक हम छाट दें। तो आइए हम बोले कि ए के बाद बी होगा, वो भी सही है मेरा, उससे भी ऑप्शन छटेगा। ए के बाद बी नहीं होगा, उससे भी छटेगा। तो बस वही पता करना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उससे भी क्वेश्चन, उससे आपका 50% चांस क्वेश्चन सही हो जाएगा। कुछ ऑप्शन आएंगे जिसमें आर्टिकल आ गया, जैसे मैंने दा के बारे में भी बताया, कुछ प्रीपोजिशन आ जाएंगे, कुछ नेक्स्ट एक वर्ड आ जाएगा। देखिएगा, नेक्स्ट से लगभग 2 सवाल अभी तक, जो मैं टोटल अभी 15 PQRS आपके सामने रखूंगा, उसमें से आप देखिएगा नेक्स्ट सवाल पूछा, नेक्स्ट बोले जाएगा। तो नेक्स्ट मतलब क्या? पहले कुछ काम हुआ और उसके नेक्स्ट, उसके आगे कुछ हुआ होगा। समझ रहे हो मेरी बात है? समझ रहे हो? अच्छा, मैं उस डायलॉग की तरह नहीं बोल पा रहा हूँ। नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट उसके बाद, मतलब उससे पहले कुछ हुआ होगा, नेक्स्ट उसके बाद कुछ होगा। देखिए, आल्सो आ जाएगा। आल्सो मतलब क्या हो गया? आल्सो से भी आपको एक सवाल मिल जाएगा। आल्सो मतलब क्या हुआ कि कुछ हुआ होगा और उसके साथ आल्सो ये भी हुआ, है ना। आल्सो मतलब भी होता है ना। जैसे मैं पागल हूँ, जैसे मैं बोलूँ मैं अच्छा हूँ और मैं बहादुर भी हूँ, ऐसा। आई एम ऑनेस्ट एंड आई एम आल्सो वेरी ब्रेव, है ना। समझो? फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा। तो ये सब बेसिक चीज होते हैं PQRS को सॉल्व करने के लिए। और आप देखिएगा कि इन सारी चीज़ों को मैं अप्लाई करके आपको बताऊंगा, सारी चीज़ आपका सॉल्व होगा, सारा डाउट मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ताकि, और ये वीडियो ऐसे देखिए ना कि ये टोटल 69 में PQRS आपके सामने सॉल्व करने वाला हूँ। और ये सारा PQRS आप ऐसे सॉल्व कीजिए कि कोई भी PQRS एग्जाम का आ जाएगा ना, आप उसको बना लीजिएगा, कुछ भी जो नहीं छूटे, कुछ भी नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बस आप जिस तरह मैं बोल रहा हूँ ना, आप उस तरह सोचना शुरू कीजिए। देखिए, जैसे ये पूरा ऑप्शन है, मैं क्या बोला हूँ कि पहले आप ऑप्शन से जाइए। आप देख रहे हैं रिपीटेशन है, मतलब अगर मैं ABCD लिख दूं तो मैं बोल सकता हूं कि या तो B से शुरू होगा या C, मतलब ये तो D से शुरुआत होगा ही नहीं, यानी ये मेरा शुरुआत नहीं होगा, D मेरा शुरुआत नहीं होगा। अब मैं B और C में देखता हूं, देखिए लिखा हुआ। अब मैं C से देखिए, जब भी आप पढ़ने जाओ ना, तो वो ऑप्शन पढ़ो जिसमें लगता है कि मैं इसको छाट सकता हूँ। जब भी आपको ऑप्शन पढ़ने के लिए बोला जाए,
आप वो ऑप्शन चुनिए जिसमें मैं छाड़, जैसे मैंने देखा एज ए देखा, मैंने यहाँ ईट देख वर्ड देखा, तो मेरे को लगा ना कि मैं ये वर्ड छाड़ सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं पढ़ूंगा। एज ए सिंबल ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम इट इज फैशन फ्रॉम खादी। अब सवाल आता है, ईट मेरा क्या है? प्रोनाउन है। ईट मेरा क्या है? प्रोनाउन है। अब यहाँ ईट किसके लिए आया है? कुछ जानकारी मिल रही लाइन में? सी में यदि मैं पूरा पढ़ दूं, इट एज ए सिंबल ऑफ नेशनलिज्म फ्रीडम इट इज फैशन फ्रॉम खादी, कि ये खादी से आया है, फैशन है खादी से, खादी से बना है। फैशन मतलब क्या हुआ? आया है या बना है। तो इट किसके लिए आया है? सी से पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये सब्जेक्ट लाइन हो ही नहीं सकता, ये सब्जेक्ट लाइन हो ही नहीं सकता। मैंने बोला सब्जेक्ट लाइन वही होगा जिसमें प्रोनाउन नहीं होगा, और इसमें प्रोनाउन है लेकिन किसके लिए आया है नहीं पता, मतलब सी तो होगा ही नहीं, मतलब मैं ढूंढ लिया कि सी तो नहीं होने वाला। अब मेरे को ढूंढना है कि इस दोनों में से कौन सा आंसर होगा। ठीक है, अब यहां देखिए डी नंबर पढ़िएगा, इसमें लिखा हुआ है कि कभी भी ऑप्शन पढ़ने को मिले ना तो जो छोटा ऑप्शन होता है ना, आप पहले उसको पढ़िए, जिससे ज्यादा छाटने के चांसेस मिल जाए। अब देखिए बी नंबर में पढ़ने जाऊं ना तो मेरे को कंफ्यूजन हो जाएगा कि इतना बड़ा पढ़ने में मेरे को समय लग जाएगा। अगर मैं भी पढ़ने जाऊंगा ना बहुत समय लग जाएगा, और फिर मैं उसको शायद लिंक भी ना कर पाऊंगा कि इतनी चीज़ें दिमाग में याद नहीं रहेगी, लेकिन छोटे छोटे लाइन अच्छे से याद रह जाएंगे। तो देखिए ये लिखा हुआ है इट फीचर्ड 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब इट किसके लिए आया होगा? यहाँ इट किसके लिए आया होगा? दोनों आया है तिरंगा झंडा के लिए। अब मैं बताऊंगा, इट फीचर्ड 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप दैट आर ऑल आर सेम विड्थ, किसमें क्या 3 स्ट्रिप्स हैं। और फिर मैं ये नंबर देख रहा हूँ, लिखा हुआ है द टॉप बैंड इज मेड ऑफ सैफरन, कि जो टॉप वाला स्ट्रिप है ना वो सैफरन का बना है। आप देख रहे हो कि यहाँ लिंक मिल रहा है मेरे को कि डी के बाद क्या होगा? ए होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ डी में कि मेरे पास 3 स्ट्रिप है, और ए में बोल रहा हूँ कि जो टॉप वाला है ना वो सैफरन का है। आई हैव 3 स्ट्रिप, द टॉप इज सैफरन। मतलब क्या है? डी के बाद ये आपका एक लिंकिंग दे रहा है, समझ रहे हो? डी के बाद आपका क्या है? एक लिंकिंग दे रहा है, इसलिए यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी है कि मेरा 2 नंबर सही होगा। ये तो मैंने गेस किया, ये मैंने गेस किया, लेकिन कई बार गेस सही होता है, लेकिन लिटरली कई बार जो पैटर्न आप आंसर ढूंढते हो ना, आप उसके तहत एक बार पढ़ जाओ पूरा, जो बी सी डी ए लिखा हुआ है ना, आप एक बार पूरा पढ़ जाओ, तब आपको यदि एक कहानी मिल जाती है, एक कहानी बढ़ता हुआ मिल जाता है, तब समझ जाइएगा आपने सही चुना है वरना गलत चुना है। देखिए लिखा हुआ बी, द कंस्टिट्यूएंट असेंबली अडोप्टेड आवर नेशनल फ्लैग तिरंगा विच मैट्री कलर ऑन 22 जुलाई 1947। मतलब कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है एक तिरंगा अडॉप्ट कर ली हम लोग के लिए। ठीक है, अब बनता है कि द टॉप बैंड, आप समझिए कि लिखा हुआ है द टॉप बैंड। अब मैं क्या बी के बाद लिंक कर सकता हूँ क्या? ये मैंने क्या बोला, जितना इंपॉर्टेंट है कि ए के बाद बी होना, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि ए के बाद बी नहीं होगा। सेम है, तो क्या मैं बी के बाद ये बोल सकता हूँ क्या? सोच कर देखिए, बी के बाद ये नहीं बोल सकता, लेकिन यहाँ जरूरत भी नहीं है। यदि मुझे यहाँ चुननी होती तो मैं वो तो बोलता है गलत है। ठीक है, तो अब देखिए बी हो सकता है, और मैंने क्या बोला कि डी के बाद ये होगा, डी के बाद ये होगा, ये नंबर तो बी सी, तो बी के बाद ये हो गया नेशनल फ्लैग असेंबल किया एज ए सिंबल ऑफ देसी और स्वतंत्रता के लिए। इट इज फैशन फ्रॉम खादी, इसको खादी से बनाया गया है। विच इज डोमेस्टिकली स्पून इंडियन कॉटन, जो एक इंडियन कॉटन है। बी के बाद सी पढ़ा लिया। डी, इट फीचर्स 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, और इसके बाद ये, तो समझ गया सेकंड ऑप्शन आपका सही होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इस सवाल को यदि आप पढ़ें, है ना, इस सवाल को यदि आप पढ़ें तो मैं आपको बताता हूं। देखिए लिखा हुआ है, आप देखिए आपके सामने सीधा ऑप्शन पर मैं गया तो मैं देखा यहाँ बी से रिपीटेशन 2 वर्ड मिला है। 99% चांस है कि 2 या 4 में से कोई एक आंसर होगा। 99% चांस है 2 या 4 में से कोई एक आंसर होगा, यानी ये यहाँ से शुरू हो सकता है। अब मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी अगर ऐसा आपको लग रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि सी और ये ऑप्शन छोड़ देंगे, उसमें भी ध्यान दौड़ाएंगे। जैसे लिखा हुआ यहाँ ही, तो मतलब मैं क्या समझाऊं कि ये मेरा शुरुआत तो नहीं हो सकता, मतलब ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। सब्जेक्ट लाइन नहीं होगा, सब्जेक्ट लाइन में प्रोनाउन नहीं आता है ना। दूसरे सी देखता हूँ, 3 कोल्ड्रोन वर नेक्स्ट। अब मैं यहाँ वर्ड देख रहा हूँ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट प्रीपियर्ड, इसका मतलब वो पहले भी कुछ काम हुआ होगा। अगर मैं नेक्स्ट वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ मतलब आगे, इसका मतलब पहले भी कुछ काम किए होंगे। मतलब ये भी सही है कि मेरा सी सब्जेक्ट लाइन नहीं होगा, सी सब्जेक्ट लाइन नहीं होगा, फर्स्ट लाइन नहीं होगा। ठीक है, अब मेरे को बी में ढूंढना है कि बी में से कौन सा आंसर होगा। लिखा हुआ है, अब देखिए यहाँ भी थोड़ा सावधानी बरतना है हमको। अगर मैं ये ऑप्शन में जाऊं तो यहाँ लिखा हुआ है ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट, ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट। अब सवाल आता है कौन सा एक्सपेरिमेंट? ठीक है, कौन सा एक्सपेरिमेंट?
जब भी आप PQRS सॉल्व कर रहे हो ना, आपके माइंड में व्हाट, हु, whom, वेयर, ये सब सवाल दौड़ते रहना चाहिए, तभी आप बना पाओगे। कोई भी एक लाइन छोटा सा पढ़ो, एक सवाल दौड़े, व्हाट, हु, whom, whoever, देख लिए ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट, कौन सा एक्सपेरिमेंट, विच टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, सवाल उठता है ही रिपीटेड, कौन सा एक्सपेरिमेंट। आप देखिएगा यहाँ पे डी में लिखा हुआ है कि ही वे आउट 2 पाउंड्स ऑफ आयरन। वे मतलब क्या होता है, तोलना, कि 2 पाउंड को आयरन निकालता है और उसको हीट करता है अंटिल दे बिकम रेड। तो 2 पाउंड आयरन निकाला, उसको हीट किया, जब वो रेड हो गया, एंड देन वे देम अगेन, और फिर उसको तोला, है ना। ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट, यानी यही जो एक्सपेरिमेंट वो किया ना, समझो, कि 2 पाउंड आयरन निकाला, उसको हीट किया जब तक रेड ना हो जाए, और फिर उसको तोला, और यही एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, इंक्रीजिंग द अमाउंट अंटिल ही हैड वेड अप टू 1000 पाउंड। और ये तब तक वो एक्सपेरिमेंट करते रहा जब तक उसको 1000 पाउंड नहीं मिल जाता। यानी आप देख रहे हो कि डी के बाद मेरा ये एक लिंक बन रहा है ना। मैं अभी आपको क्या बोला कि सी, और ये तो मैंने पहले तो ये ऑप्शन छाड़ दिया, सी ऑप्शन भी छाड़ दिया कि नेक्स्ट वर्ड था। अब इन दोनों में से मुझे चुनना था, इन दोनों में से। अब मैं बता रहा हूँ कि डी के बाद एक लिंकिंग मेरे को मिल रहा है ना, कि वो कुछ काम कर रहा है और वो एक्सपेरिमेंट को रिपीट करता था। रिपीट क्या करता है, यही तो रिपीट करता है। तो मतलब डी के बाद ये होगा, तो डी के बाद ये होगा, तो ये नंबर तानी ये गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। समझ गए। अब मैं इसको एक बार पढ़ूंगा, जैसे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द स्प्रिंग ऑफ 1717, मतलब बहुत पहले की बात है। देखिए कई बार लाइन में अंग्रेजी में इस तरह आए ना, तो जरूरी नहीं आप इस पूरे लाइन को पढ़ो ही, आप स्किप कर दो, काट दो, पढ़ो ही मत, ऐसा कर दो, ताकि एक छोटे लाइन में आपको अर्थ समझ में आ जाए कि कहना क्या चाह रहा है। द आयरन फाउंड्रीज इन ए रिमोट डिस्ट्रिक्ट वर ऑफन विजिटेड बाय ए थिन मिडिल एज मैन विद ए नोटबुक। कि एक आदमी होता था, वो अक्सर जो आयरन फाउंड्रीज होता था, जहाँ आयरन गलाया जाता था, आयरन का होता था काम, वहाँ पे अक्सर विजिट करता था। और क्या करता था, ही वुड वे आउट 2 पाउंड्स ऑफ आयरन, वह 2 आयरन उठाता था, हिट करता था और तोलता था। और ये एक्सपेरिमेंट वो बार बार करता था। 3 कॉल्ड्रन वर नेक्स्ट प्रिपेयर अंडर हिज डायरेक्शन। ठीक है, तो यही है। तो ये बार बार एक्सपेरिमेंट जब तक 1000 पाउंड नहीं होता तब तक। और इसके लिए उसने क्या किया, 3 कॉल्ड्रन, कॉल्ड्रन मतलब होता है कढ़ाई, कढ़ाई, यानी जो वो 1000 पाउंड का एगो बनाया ना, उसका फिर वो 3 को कॉल्ड्रन बना देता है, कढ़ाई बना देता है 3 ठो, है ना। कि मतलब पूरी कहानी समझिए कि पहले जहाँ आयरन गलाया जाता था, वहाँ एक आदमी जाता था, वो लोहा निकालता था, है ना, तोलता था, और वो उसको बार बार गर्म करता था, तोलता था, और तब तक तोला जब तक वो 1000 पाउंड का नहीं हो गया। और जब वो 1000 पाउंड का हो गया, तो उसके बाद उसको क्या किया, वो कढ़ाई बना दिया, 3 ठो कढ़ाई बनाया। समझो। यानी यहाँ से आपका इस तरह से सोचिएगा तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, थर्ड नंबर। देखिए शुरुआत में जो 15-20 मतलब जब तक जाएं तब तक मैं सिंपल धीरे धीरे जाऊंगा, है ना, क्योंकि कई लोग शुरुआत से मेरा वीडियो देख रहे होंगे, और मैं नहीं चाहता कि आपका और मेरा जो लिंक है ना वो हट जाए। जिस तरह मैं सोचता हूँ, अगर आप भी उसी तरह सोचना शुरू कीजिएगा, तभी आप मेरी बातों को समझ पाइएगा। आप स्किप कीजिएगा, आप अपना दिमाग लगाइएगा, अच्छी बात है, लेकिन मेरी बातों को भी ध्यान में रखना है। मेरे से अपोजिट में जाके काम कीजिएगा, आपको मेरी बातें समझ नहीं आएगी, आपको मेरी वीडियो देखनी ही बेकार है। अब देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन डिफरेंट है, मतलब मैं ऑप्शन पैटर्न नहीं चुन सकता। मेरे को देखना है, देखिए लिखा हुआ है बट, यहाँ पर मेरे को एक वर्ड मिला बट, मतलब सी तो शुरू होगा ही नहीं, सिंपल। द स्मेल्टिंग, अब भाई ठीक है, द स्मेल्टिंग लिखा हुआ है, स्मेल्टिंग मतलब गलाना, स्मेल्टिंग मतलब क्या होता है, गलाना। अब दा लगा दिया, जैसे मतलब द ट्री इज माइन, द ट्री इज माइन, मतलब मैं कोई खास ट्री के बारे में बोल रहा हूँ, मतलब ये ट्री पहले आया होगा, उसके बाद में इसके लिए डेफिनेट के लिए दा इस्तेमाल करो, द ट्री। दा का इस्तेमाल तभी होता है जब उसके पहले उस चीज़ का डिस्कशन हो गया होगा। समझ रहे हो, द बॉय, जैसे मैं बोलूँ राम इज ए बॉय, राम इज ए बॉय, द बॉय इज गुड इन इंग्लिश, इज गुड इन इंग्लिश। अगर मैं ऐसे लिखता हूं, तो यहाँ जो दा बॉय है ना, ये बॉय किसके लिए आया है, राम के लिए तो आया है ना। तो दा, इसलिए तो हम इसको जब ये स्पेसिफिक हो रहा है तो हम लोग दा इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब जब भी दा बॉय आया है, इसका मतलब हुआ कि बॉय के बारे में पहले बोला गया कि ये बॉय कौन है, तो राम है। तो जब भी दा स्मेल्टिंग वर्ड आया है ना, तो इसका मतलब हुआ कि स्मेल्टिंग की चर्चा पहले हुई होगी, तभी यहाँ दा स्मेल्टिंग आया है ना। इसका मतलब ये हुआ कि बीबी मेरा शुरू में नहीं होगा, समझे। यानी अभी तक मैं 2 ऑप्शन तो छाट चुका हूँ, बस इसी आइडिया से कि बट नहीं होगा, सब्जेक्ट लाइन नहीं बनेगा। अब सब्जेक्ट लाइन हमारा या तो डी बन सकता है या हमारा ए बन सकता है।
ठीक है, दोनों में से कोई भी बन सकता है, लेकिन कौन बनेगा अब हमें वो सोचना है। अभी तक मैं आपको बता चुका हूं कि सी नंबर ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी डी सी मेरा शुरुआत नहीं हो सकता है। नहीं नहीं गलत, हाँ बी ठीक है, और सी ये दोनों शुरुआत नहीं होगा। अब यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा मेरा, अब कौन सा होगा हमें वो सोचना है। ठीक है, अब मैं देखता हूं, देखिए जो पूरा लाइन है ना, अगर मैं इसको पूरा पढ़ूंगा तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि मैं इतना लंबा पढ़ूं और फिर मैं समझ भी नहीं पाऊंगा, तो मैं उस ऑप्शन को नेगलेक्ट करूंगा। मैं यहाँ पर मेरे को वर्ड मिला बट। अब मैं बट में मैंने बताया था कि बट के बाद यदि पॉजिटिव है तो उसके पहले नेगेटिव होगा, अगर बट के पहले पॉजिटिव उसके बाद नेगेटिव होगा। अगर बट के पहले कुछ मतलब बड़ा चीज़ का चर्चा है, अगर बड़ा चीज़ का चर्चा है, हेवी चीज़ की चर्चा है, तो इसके पहले लो चीज़ का चर्चा होगा, छोटी चीज़ का चर्चा होगा। समझ रहे हो मेरी बात है? देखिए लिखा हुआ है बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया, मतलब आयरन गलाना इंडिया वाज एक्सट्रीमली कॉमन था। ठीक है, मतलब यहाँ लिखा हुआ है कि बट के बाद जो आयरन का गलाना होता था ना, वो इंडिया में कॉमन था। तो कॉमन था तो इसमें मतलब कुछ होना चाहिए, कुछ मतलब कुछ टेक्निक होना चाहिए इसमें, फिर नहीं समझो कि बट के बाद यदि लिखा हुआ है कि समथिंग वाज कॉमन, तो इसके पहले कुछ जरूर इसमें टेक्निक लगा होगा, कुछ बड़ा ताकतवर चीज लगा, कुछ दिमाग लगा होगा। तो प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील रिक्वायर्ड या हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन। ठीक है, अब समझने की कोशिश कीजिए, अब डी के बाद सी को पढ़ने की कोशिश कीजिए और आप समझिएगा। इसमें बोल रहा है ना कि इंडिया में आयरन गलाना बड़ा कॉमन था। इंडिया में आयरन गलाना, देखिए देखिए स्टील स्टील बनाने के लिए टेक्निक चाहिए, लेकिन आयरन को गलाना इंडिया में बहुत कॉमन था। आयरन से स्टील बनाने के लिए टेक्निक चाहिए, लेकिन आयरन को गलाना इंडिया में बहुत कॉमन था। प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील रिक्वायर्ड ए हाईली स्पेशल टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन, बट आयरन स्मेल्टिंग इंडिया वाज एक्सट्रीमली कॉमन टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। मतलब आयरन गलाना इंडिया में कॉमन था। इसको इससे समझिए कि आयरन को गलाकर स्टील बनाने के लिए बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी चाहिए, लेकिन इंडिया में आयरन गलाना बहुत कॉमन था उस समय, है ना। मतलब डी के बाद एक सी आपको एक लिंकिंग यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। डी के पास सी आपको, क्योंकि बट का सेंस दे रहा, तो बट के अंदर यदि उसमें एक्सट्रेटिज्म यानी कुछ बड़ी दिख रही है तो इधर छोटी चीज़ दिखेगी, इधर बड़ी चीज़ें दिखेगी तो उधर छोटी चीज़ें दिखेगी, यानी आपको यहाँ डी के बाद सी एक लिंकिंग मिल जाएगा, यानी आपका 2 नंबर सही होगा, ये नंबर आपका गलत हो जाएगा, है ना, ये गलत हो जाएगा। समझ रहे हो? तो बस यहाँ से आप पढ़ना शुरू कीजिए 10। अब समझ देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है यहाँ पे वर्ड द स्मेल्टिंग। अब द स्मेल्टिंग अगर लिखा हुआ है वाज डन, तो मतलब स्मेल्टिंग की चर्चा पहले हुई होगी। मैं एक ट्रिक आपको और दे रहा हूँ, आप उस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ये चीज़ में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा तो आप एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। लिखा हुआ है द स्मेल्टिंग, मैंने आपको क्या बताया कि ये दोनों तो होगा ही नहीं। पहली चीज़ द स्मेल्टिंग, मतलब स्मेल्टिंग की चर्चा पहले हुई होगी। स्मेल्टिंग की चर्चा कहाँ कहाँ पे हुई, आप उस चीज़ को देखने को जी, सी में हुआ है और ये में हुआ है ना। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आपको स्मेल्टर मिल जा रहा है ना, यानी स्मेल्टिंग, यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि बी के पहले ए और सी आया होगा, बी के बाद ए या सी तो मतलब नहीं होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात है? अगर द स्मेल्टिंग लिखा हुआ है तो स्मेल्टिंग की चर्चा पहले हुई होगी, यानी ए और सी में हमको स्मेल्टिंग का चर्चा मिलता है, तो इसका मतलब हुआ कि ए या सी पहले आया होगा, बी बाद में जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ए और सी जो भी होगा, जो पहले होगा पता नहीं, लेकिन बी बाद में जाएगा। इस तरह कोई सीक्वेंस बनेगा। आप ध्यान से देखिए कि इसमें तो ये दोनों में ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है है ना, दोनों में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मैं डी और सी को ही मानकर चलता हूं और यही सही होगा, डी सी ए बी। अगर आप ऐसा मिला लेते हैं तो एक बार पूरी लाइन पढ़ने की कोशिश करें, मैं नहीं पढ़ रहा, हालांकि पढ़ देता। प्रोडक्शन ऑफ जो रिक्वायर हाई टेक्नोलॉजी चाहिए, लेकिन इंडिया में जो लोहा गलाने की कला थी वो कॉमन थी, है ना, डी सी हो गया। उसके बाद आप ए पढ़िए, इन बिहार एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल इंडिया में क्या होता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्मेल्टर होता है, लोहा गलाने का संयंत्र होता है, जहाँ लोकल लोग और से आयरन बनाते हैं, है ना। एंड मैन्युफैक्चर के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत बड़े स्तर पर होता है। द स्मेल्टिंग वाज डन बाय मेंस वाइल वोमेन वर्क ऑन द बिलोज। मतलब जो गलाने का काम होता था वो मर्द लोग करते थे, और जो चूल्हा झोंकने का काम होता था वो औरतें करती थी। पंपिंग एयर दैट केप द चारकोल बर्निंग, की एयर वर देना। ठीक है, सेकंड नंबर ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 4th नंबर में। देखिए यदि मैं चारों ऑप्शन में ऑप्शन वाइज जाऊँ, सारा डिफरेंट है, सारा डिफरेंट है। अगर मैं देखूँ ये नंबर में भी आपको प्रोनाउन दिख जाएगा, बी नंबर में भी प्रोनाउन दिख जाएगा। यहाँ सी नंबर में देखिए लिखा हुआ है द ट्री।
द ट्री हैड ग्रोन अगेंस्ट ए वारमाल ऑन द शेल्टर साइड। देखिए द ट्री यदि वर्ड आया है, मैं आपको यही समझा रहा था कि जरूर है, अगर ट्री के पहले दा लगा है तो ट्री की चर्चा पहले हुई होगी, समझो। अगर यहाँ द ट्री लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि ट्री की चर्चा इससे पहले कहीं हुई होगी। इसका मतलब ये होगा कि सी मेरा सब्जेक्ट लाइन हो नहीं सकता, यानी सी मेरा शुरुआत नहीं होगा, पहली चीज। ठीक है, सी मेरा शुरुआत हो ही नहीं सकता। अगर मैं बी ऑप्शन में ध्यान से देखूं तो मेरे को यहां पे एक प्रोनाउन मिला इट, लिखा हुआ है आई एम स्पेशली प्राउड ऑफ इट। मैं किस चीज का प्राउड कर रहा हूं मेरे को नहीं पता, मैं किस चीज का प्राउड कर रहा हूं मेरे को नहीं पता। ठीक है, यहां पे एक बी नंबर आपको मिल गया। लास्ट समर आई स्पेंड मेनी डेज इन द गार्डन वाचिंग। अब यहां पर देखिए ट्री की मैंने क्या बोला कि द ट्री लिखा हुआ है, यहां पे पिच ट्री, यहां पर भी देखिए द ट्री लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर सिर्फ लिखा हुआ है पिच ट्री, माई पिच ट्री। इसका मतलब ये समझ में आता है कि डी ट्री की चर्चा तो यहाँ डी में मिल गया और द ट्री की चर्चा आपको ए और सी में मिल गया। इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि डी के बाद ही कहीं ए और सी होना चाहिए, है ना। डी के बाद ही ये सही होना चाहिए, पहले ट्री बारे में बोल दिया गया और द ट्री करके आप जितना बार लिख लो। समझ रहे हो मेरी बात है? ये पहले आप ट्री लिख दो और उसके बाद डाट ट्री करके कितना भी ऑप्शन बना दो, मतलब डी के बाद या तो ये, डी के बाद ही ए सी होगा, उससे पहले तो नहीं होगा। इसका मतलब मैं आइडिया लगा सकता हूं यहाँ पे कि डी के बाद होगा तो मतलब ये तो नहीं होगा। अब ये दोनों में बचा मेरे सामने आंसर, है ना, समझ रहे हो। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है, अब यहां पर देखिए कि बी शुरू में होगा कि डी शुरू में होगा। लिखा हुआ है आई एम स्पेशली प्राउड ऑफ इट नॉट ओनली बिकॉज इट हैज सेरेबल बट इट ओके। यहाँ पर इट किसके लिए आया हमको नहीं पता चल रहा, ईट यहाँ किसके लिए आया नहीं पता चल रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये नहीं होगा, आपका 4 नंबर सही होगा, समझे, 4 नंबर सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लाइन बाय लाइन पढ़िए कि लास्ट समर जो है आई स्पेंड मेनी डेज इन द गार्डन, मैंने गार्डन में बिताया, वॉशिंग थाउजेंड ऑफ एंड्स, बहुत सारे एंड्स को, क्रेवलिंग मतलब क्या करते उसको, फिसल फिसल को जो आगे बढ़ता है, मतलब रेंगना। अब द ट्रंक ऑफ माई प्राइज पीच ट्री, ट्रंक का मतलब क्या होता है, ट्रंक मतलब डाली, कि जो मेरी दाना वाला जो डाली था, जो दाना वाला पेड़ था, उस पे वो क्रेवल कर रहे थे, उसकी डालियों पे वो चढ़ रहे थे। ठीक है, उसके बाद सी नंबर, द ट्री हैड ग्रोन अगेंस्ट ए वार्म वॉल ऑन ए शेल्टर साइड ऑफ हाउस। ठीक है, एक शेल्टर साइड था, उसके दीवार के सारे वो ट्री ग्रोन हुआ है। आई एम स्पेशली प्राउड ऑफ इट, मैं इस पर गर्व करता हूँ, नॉट ओनली बिकॉज दैट इट हैज सर्वाइव मैनली सेवरल विंटर बट बिकॉज इट प्रोड्यूसेस लसियस पीचेस। कि मैं इस पर इसलिए प्राउड नहीं करता हूँ कि ये विंटर सालों विंटर जी चुका है, बल्कि इसलिए कि ये इसमें बहुत सारे लसियस मतलब लसीले या फिर रसदार चने निकलते हैं, है ना, दाने निकलते हैं। ड्यूरिंग द समर आई नोटिस दैट द लीव्स ऑफ द ट्री वर बिगनिंग टू विदर। ठीक है, तो मैंने समर के दौरान देखा, तो बस यही लिंक है, थोड़ा बहुत लिंक करते जाइए। जैसे मैंने यहाँ पे पहला लिंक किया कि द ट्री जो है वो शुरू में नहीं होगा, तो मैंने पहले वो छाटा। यहाँ पर बी में देखिए ईट आया, ईट शुरू में नहीं होगा, फिर मैंने ये छाटा। यहाँ पे लिखा हुआ पीच ट्री और इसके बाद दा लिखा गया, इसका मतलब ये था कि डी के बाद या तो ये ऐसी होगा, पहले तो नहीं होगा। मैंने उस आधार पे भी छाटा। तो कुछ बेसिक चीज़ें थी जिसके आधार पे मैंने सारी चीज़ों को, ऑप्शन को क्लियर किया है और आपके सामने सही आंसर लेकर आया हूँ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। अब 5 नंबर ऑप्शन देखिए, सवाल देखिए। यहाँ पर रिपीटेशन दिख रहा होगा 2 या 4 में, मतलब 2 या 4 कोई एक आंसर हो सकता है, 2 या 4 में से कोई एक आंसर हो सकता है। अगर मैं मान लूँ कि डी ही शुरुआत है, अगर मैं मान लेता हूँ डी शुरुआत है, तो यहाँ लिखा हुआ है द कैरेक्टर ऑफ दैट डेवलपमेंट। अब कौन सा कैरेक्टर और कौन सा डेवलपमेंट, मैंने बोला दा तो शुरुआत नहीं होता है, दा तो मेरा सब्जेक्ट लाइन नहीं होता है। द कैरेक्टर कौन सा कैरेक्टर, इंडिपेंडेंट लाइन नहीं है, शुरुआती लाइन नहीं है। दैट डेवलपमेंट कौन सा डेवलपमेंट, ये भी शुरुआती लाइन नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये और ये सही नहीं है, शुरुआत नहीं हो सकते। मैंने क्या बोला, द सब्जेक्ट लाइन नहीं होता है, द ट्री नहीं होता है, द कैरेक्टर नहीं होता है, दैट डेवलपमेंट कौन सा डेवलपमेंट नहीं होता है। इंडिपेंडेंट लाइन, देखिए हमको ढूंढना है, यदि शुरुआत आप फर्स्ट लाइन ढूंढ रहे हो ना, तो आपको सब्जेक्ट लाइन ढूंढनी चाहिए, सब्जेक्ट लाइन। और सब्जेक्ट लाइन इंडिपेंडेंट होता है, मैंने बोला इंडिपेंडेंट लाइन, मतलब कोई भी डिपेंडेंसी नहीं दिखेगी उसमें, समझे। 2 ऑप्शन मैंने छाट दिए। अब बता है लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए मेनी ऑफ द, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, इलान ठीक से पढ़िएगा, यहाँ पर आपको दा दिख जाएगा। अब सवाल बनेगा सर बी जो ऑप्शन है वो भी फिर शुरुआत नहीं होगा, क्यों ना मैं इसको भी काट दूं,
क्यों ना मैं इसको भी काट दूं, लेकिन आप जानते होंगे कि बात जब सिलेक्शन की आती है ना तो हम निश्चित चीज़ों में करते हैं, अनलिमिटेड सिलेक्शन नहीं करते। जैसे मैं बोलूँ कि फ्यू ऑफ देम, फ्यू ऑफ द बॉयज, फ्यू ऑफ द बॉयज। आप पढ़े होंगे कि जब हम लोग सिलेक्शन करते हैं ना तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में ही करते हैं, और स्पेसिफिक बनाने के लिए हम उसमें दा लगाते हैं। यानी यहाँ जो दा है वो प्रोनाउन बता रहा है, वो स्पेसिफिक कर रहा है, और ये पूरा लाइन मिलके सब्जेक्ट बन रहा है, समझो। यानी यहाँ जो दा आया है वो इसलिए नहीं आया कि उसकी चर्चा पहले हो चुकी है, बल्कि यहाँ सिलेक्शन हो रहा है, एक डेफिनेट सिलेक्शन हो रहा है, इसलिए दा आया है। मतलब ये शुरुआती लाइन मेरा हो सकता है, ये मेरा शुरुआती लाइन हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये नंबर तो खैर मेरे को देखना है, द आउटकम इज मच मोर लाइकली। अब कौन सा आउटकम, द आउटकम मतलब कौन सा आउटकम, सवाल बनता है। मतलब यहाँ ये फर्स्ट लाइन नहीं हो सकता, यानी ये मेरा शुरुआती लाइन नहीं हो सकता, यानी मेरा क्या डी नंबर फिर सही हो जाएगा, ये नंबर सही हो जाएगा, PDAC, है ना। यानी मेनी ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज विल प्रमोट द ग्रोथ ऑफ देयर इकोनॉमीज इन वन वे और द अदर, नो मैटर वेदर दे रिसीव सब्सटेंशियल आउटसाइड एड इन द प्रोसेस और नॉट। मतलब बहुत सारे अंडरविलेज जो कंट्रीज हैं वो ग्रोथ करेंगे, इस बात पे निर्भर नहीं करता कि उनको एड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। बी नंबर, द कैरेक्टर ऑफ दैट डेवलपमेंट हाउएवर, ठीक है, इज लाइकली टू बी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइप्स ऑफ अमाउंट ऑफ एड अवेलेबल, है ना। समझिए, तो बस यही है, थोड़ा बहुत बाकी पढ़िएगा तो पूरा आपको अर्थ मिल जाएगा। देखिए लिखा हुआ है, इफ देयर इज सब्सटेंशियल इंटरनेशनल एड देन, इफ देयर इज नॉट। बाय सब्सटेंशियल आई मीन, तो यहाँ सब्सटेंशियल एड की चर्चा हुई है और यहाँ भी सब्सटेंशियल एड की चर्चा हुई है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा, यहाँ पर बोलने को क्या कर रहा है, बाय सब्सटेंशियल एड आई मीन नॉट ओनली द लार्ज अमाउंट। इसका मतलब आई मीन मतलब क्या हुआ कि इसकी चर्चा पहले हुई होगी। इसका मतलब बोल सकते हैं कि ए के बाद सी आएगा, ए के बाद सी आएगा, मतलब यही ऑप्शन हो सकता था और दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता था, ठीक है। चलिए छठा नंबर, ना जाने हम कौन सी शिकायतों के शिकार हो गए, ना जाने हम कौन सी शिकायतों के शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा हम उतने ही गुनहगार हो गए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दयानंद बरनवाल और मैं अपने चैनल दयानंद इंग्लिश में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अभी तक हम लोग टोटल PQRS के सीजन 23 के तहत पूछे गए PQRS के लगभग 5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। साथ में हम लोगों ने जो ट्रिक था कैसे सॉल्व करना उन चीज़ों को भी डिस्कस किया था। तो चलिए 6 नंबर सवाल से देखते हैं और इन चीज़ों को हम लोग सॉल्व करने के तरीकों के बारे में विचार करते हैं, ठीक है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे सारा ऑप्शन क्या है, सारा डिफरेंट है, सारा ऑप्शन डिफरेंट है। जब सारा ऑप्शन डिफरेंट है तो अब मैं सोचता हूँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं देखता हूँ तो इट इज आल्सो, अब ये देखिए एक वर्ड लिखा हुआ आल्सो, मतलब क्या है, बी शुरू नहीं होगा, क्या है, बी शुरू नहीं होगा। यहाँ लिखा हुआ है थ्रू ए सब्स्टल एनालिसिस, हो सकता है लेकिन पता नहीं। इट इज अगेंस्ट डेनियल ऑफ एजुकेशन, देखिए इट इज अगेंस्ट क्या अगेंस्ट है पता नहीं, मतलब डी भी नहीं होगा, मतलब ये भी नहीं होगा, समझ गए मेरी बात है। अब आंसर आता है कि अब ये दोनों में से कोई एक होगा, यानी या तो सी से शुरू होगा या फिर ये से शुरू होगा। थ्रू ये सब्स्टल एनालिसिस ओल्फ रेज है, देखिए यहाँ ओल्फ लिखा हुआ है। अगर आप सी नंबर पढ़ो तो वर्जिना ओल्फ लिखा हुआ है, मतलब दिखता है यहाँ पे कि यहाँ पूरा नाम लिखा हुआ और इसको रिफरेंस किया गया है यहाँ पे, मतलब सी के बाद ये एक प्रोबेबिलिटी होगी। पर पढ़ लेते, इन शेक्सपियर सिस्टर्स, मतलब इनकी शेक्सपियर की कहानी है, नहीं इन शेक्सपियर सिस्टर्स मतलब शेक्सपियर की कहानी है। वर्जिना वुल्फ एक्सप्लोर द प्लाइट ऑफ वुमेन, प्लाइट मतलब क्या होता है, दुर्दशा, कि मतलब औरतों की स्थिति का वो क्या करती है, एक्सप्लोर करती है इन सोसाइटी इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द 15th to 16th सेंचुरी। कि वर्जिना वुल्फ क्या है कि औरतों की जो स्थिति है दुर्दशा उनको एक्सप्लोर करती है, उनको समझने की कोशिश करती है थ्रू ये सब्टल एनालिसिस, कि अपनी एक छोटी सी एनालिसिस के उपरांत वुल्फ रेजेस सर्टेन कंसर्न, कि जो वो एनालिसिस करती है उसके आधार पे वो कुछ कंसर्न करती है रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वोमेन इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। वो पाती है कि कुछ डिस्क्रिमिनेशन है इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, मतलब दिखता है किसी के बाद क्या है, ये है। तो अगर मैं चलूँ यहाँ पर तो ये नहीं होगा, यही होगा एक, फिर है ना। अब जब ये मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि यही होगा तो मैं एक बार इसको पूरा पढ़ूंगा, और यदि मुझे कहानी एकदम लाइन में मिलती है, एक सीरीज में मिलती है, लिंक में मिलती है, तो मतलब वो सही है, तो हम उसी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए 7 नंबर सवाल चलते हैं। अब यहाँ सारा ऑप्शन देख के चलिए, यहाँ से दिख रहा है कि बी में रिपीटेशन है, ठीक है, बी में क्या है, रिपीटेशन है, ठीक है। मतलब ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि डी नहीं होना चाहिए और नहीं भी होगा, क्योंकि देखिए सी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सी क्या है,
सी किसके लिए आया नहीं पता। देखिए यहाँ पर देखिए हर पेरेंट्स नहीं, हर पेरेंट तो बात ही नहीं है, बी से शुरू होगा। ये पहली थिंकिंग है कि बी से शुरू होगा। तो द स्ट्रेंज गर्ल एक कहानी हो सकती है, इज द स्टोरी ऑफ ए यंग गर्ल, एक यंग गर्ल की कहानी है, हु बिलीव्स सी इज द ओनली वन ऑन द प्लेनेट। एक यंग गर्ल की कहानी है जो बिलीव करती है कि वो एकमात्र अकेली लड़की है, मतलब एक अकेला आदमी है दुनिया में, पूरे प्लानट में वो अकेला आदमी है। यदि आप ये नंबर को ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है बट। अब मैंने बोला बट जब आ जाए ना तो अब मेरा ये पकड़ने का ट्रिक हो जाता है कि यदि एक तरफ माइनस होगा तो एक तरफ प्लस होगा, सिंपल, मतलब दोनों अपोजिट होगा। बट सी हैज नो आइडिया एंड आंट एंड अंकल आर वेटिंग फॉर हर। उसको कोई आइडिया नहीं था कि उसका अंकल एंड आंट वेटिंग कर रहा था। देखिए कभी भी ऐसा लाइन है ना, तो आप इसको अपने प्रैक्टिकल जीवन में लिंक करके देखिए कि मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मेरे अंकल और आंटी होंगे। कहने का यदि आप भाव निकालने की कोशिश करें कि जैसे हम कहीं जा रहे थे और वहाँ पे हमको मेरे अंकल और आंटी मिल गए, है ना, तो मेरे को कोई आइडिया नहीं। जैसे आप ट्रेन में कभी जा रहे हो और कोई आपको अपना परिचित मिल जाए, तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि ये मिलेगा वो मिलेगा। तो बट सी हैज नो आइडिया एंड आंट एंड अंकल आर वेटिंग फॉर हर। तो यहाँ जो वेट लिखा हुआ है इसका मतलब जरूर है कि वो कहीं जा रहा होगा या कहीं उसको कोई मिल गया होगा और उसको इस चीज़ का आइडिया ना होगा कि वो उसको वहाँ मिला होगा। इसका अर्थ यही निकल सकता है ना। तो देखिए द स्ट्रेंज गर्ल इज द स्टोरी ऑफ ए यंग गर्ल हु बिलीव सी इज द ओनली वन ऑन द प्लेनेट। एक स्ट्रेंज गर्ल है, बिलीव करती है ओनली वन है। हर पेरेंट्स सिंपली वैनिश इनटू थियरी एंड एयर इन वन डे, है ना। देखिए अब यहाँ पर ना बी के बाद सी भी चूज सकते हो, बी के बाद ये, बी के बाद डी। अब यहाँ से थोड़ा दिक्कत है कि ये जो सी है तो समझ में आया कि ये यंग गर्ल के लिए आया है, हर भी यंग गर्ल के लिए आया है, लेकिन लिंक कैसे करेंगे? बी के बाद सी लें, बी के बाद ये लें। देखिए बी के बाद ये लेने का कोई चांस ही नहीं बनता। एक लड़की मानती है कि वो प्लेनेट में अकेली है, बट सी हैज नो आइडिया एंड आंट अंकल वेटिंग फॉर हर। वेटिंग जब आ गया तो मतलब यहाँ पे कोई चीज़ के आने जाने का कुछ तो संकेत होगा, लेकिन यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। बी ये नहीं होगा, है ना, बी ये नहीं होगा। अगर मैं बीसी की बात करूं तो बीसी एक ऑप्शन हो सकता है, बिल्कुल। वो मानती है कि वो दुनिया में अकेली है और उसके माता पिता जो है मतलब गायब हो चुके, छपित हो चुके हैं। बी के बाद सी होगा ऐसा, ये अर्थ देगा कि वो मानती है कि वो दुनिया में अकेली है और उसके माता पिता क्या दुनिया से छपित हो चुके हैं। सी ट्रेवल्स द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ नेवादा बिकॉज सी एस्पायर्स टू रिसाइड इन द मजावे डेजर्ट। ठीक है, अब बी सी डी देखिएगा ना, एक लिंक बन जाएगा, एक कहानी मिल जाएगा इसमें, है ना, कि वो पहले मानती है कि दुनिया में अकेली है, उसके माता पिता अब दुनिया में नहीं है। वो क्या करती है, नेवादा जाती है। नेवादा की एक ठंडी जगह है, वहाँ पे एक डेजर्ट है, मोजावे डेजर्ट। वो सोचती है कि हम वहाँ रहेंगे, वहाँ जाती है, लेकिन उसको आइडिया नहीं होता है कि उसके अंकल और आंट भी वहीं पे उसका वेट कर रहे हैं, है ना। कहानी का पूरा लिंक इस तरह है कि वो एक स्ट्रेंज गर्ल है, उसके माता पिता गायब हो चुके हैं। वो क्या करती है, नेवादा जाती है, एक ठंडी जगह, लेकिन उसको अनुमान नहीं होता है कि वहाँ पे उसके अंकल और आंटी वेट कर रहे हैं, है ना। इस सिचुएशन पूरा बनाएगा। तो बी सी डी ये इसको ना हम लोग स्टोरी बेसिस पे बनाए, यानी पूरी कहानी को समझ के लाइन बाय लाइन लिंक है, क्योंकि ये संभव नहीं है, कोई भी लिंक नहीं मिल रहा था इसमें। चलिए 8 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 8 नंबर में यहाँ लिखा हुआ है ए डी ए सी। हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला सही होगा, फर्स्ट और 3 हाई प्रोबेबिलिटी है ना। 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3 सही होगा। लेकिन यहाँ देखिए यदि मैं 1 की बात करूँ तो यहाँ पे वी लिखा हुआ है, और वी यहाँ किसके लिए आया है इस लाइन से पता नहीं चल रहा है पूरा। तो मतलब ये सही है कि ये जो प्रोबेबिलिटी हम लोग देखे था नहीं, गलत है। मतलब ये और ये नहीं होगा, सिंपल, ये दोनों नहीं होगा। अब या तो डी से शुरू हो सकता है या सी, या तो सी से शुरू हो सकता है। अब मैं अगर डी की बात करूं, इट इज एज। अब यहां पर भी इट किसके लिए आया है पता नहीं है ना, मतलब ये भी नहीं होगा। मतलब आपका सी नंबर सही है। अब आंख मूंद के आगे बढ़ सकते हैं कि 4 नंबर सही होगा, सी ए बी डी। ठीक है, अब मैं इसको एक बार पढ़ूंगा कि आवर माइंड। देखिए इसका एक और लिंक मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक वर्ड मेरे को मिला इवन, है ना। मैं बताया जैसे नेक्स्ट है, आल्सो है और इवन है। अगर ये सब वर्ड आते हैं ना तो इसके पहले जरूर उस चीज के बारे में डिस्कशन हुआ होगा, तभी आएंगे। जैसे लिखा हुआ है, इवन ड्यूरिंग आवर पिलग्रिमेज वी हैव बिगन टू लुक फॉर व्हाटएवर मेक्स आवर हार्ट हैप्पी एंड गिव्स कंफर्ट टू आवर बॉडी एंड पीस टू माइंड। मतलब पिलग्रिमेज के दौरान भी हम लोग वो चीजें ढूंढने लगे जो हमारे दिल को तसल्ली दे, आराम दे, खुशी दे। यानी पहले भी दिल को खुशी देने वाली कोई चीज बोली गई होगी और उसमें बाद में ऐड किया होगा कि पिलग्रिमेज के दौरान भी हम ऐसी चीजें ढूंढ लेते थे जो हमें खुशी दे। तो अब वो नंबर आपको ये में मिलेगा। वी ऑफर मेक ऑल थिंग्स अराउंड अस द वे वी वांट।
अक्सर हम उन आसपास की चीज़ों को हम इस तरह अरेंज कर देते हैं कि हम जो चाहते हैं हमको वो मिल जाए। इवन पिलग्रिमेज के दौरान भी हमको ये सब सुकून मिलता है। तो आने बी के बाद ये के बाद ये बी एक आपका लिंक मिलता है यहाँ पे, है ना, कि वी फिर मेक ऑल थिंग्स अराउंड अस द वे वी वांट देम इवन ड्यूरिंग द पिलग्रिमेज वी हैव बिगन टू लुक फॉर वॉट एवर। तो एक लिंक यहाँ से मिलता है ए के बाद बी। हालांकि आप ऐसे भी सोचते तो आपका सही था, बाकी आप कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़िए। आपको मैं इसका अर्थ बता देता हूँ। आवर माइंड इज रिसोर्सफुल इनफ टू फाइंड शॉर्टकट इन सिंपल एंड इजी वे। हमारा जो माइंड है बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल है, जो शॉर्टकट और सिंपल वे कोई भी चीज़ का ढूंढ सकता है। वी ऑफन मेक ऑल थिंग्स अराउंड अस, सारी चीज़ें जो हमारी आसपास होती है द वे वी वांट देम, जिस तरह हमें जरूरत होती है हम उसका इस्तेमाल करते हैं, हम उसे चाहते हैं। जैसे अभी गर्मी आ गई है तो हो सके आपको पंखे की जरूरत है, आप पंखे, किसी को जरूरत होगी नहीं हमको कूलर चाहिए कूलर रखेगा, किसी को जरूरत है नहीं एसी चाहिए तो एसी रखेगा। तो जिस तरह की चीज़ें कि वो रख सकता है वो उसको उसी तरह चाहता है। इवन ड्यूरिंग आवर प्लेग्राउंड मैंने पढ़ चुका हूँ अभी। और डी में इट इज एज इफ एक्सटर्नल सोल्यूशन, छोड़िए पढ़ लीजिएगा आप, है ना। देखिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं, है ना। आप 9 नंबर पे देखिए तो ए बी और आपका है सी डी, मतलब चारों अलग है, चारों अलग है। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बट, जब बट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ बी से ए से शुरू नहीं होगा, सिंपल ए से शुरू नहीं होगा। देखिए लिखा हुआ है डी नंबर में आप पढ़िएगा, लिखा हुआ है पर्सनल बिलोंगिंग टू दीज प्रोफेशंस। कौन सा प्रोफेशन? अननोन है। कौन सा प्रोफेशन के बारे में बोल रहा है? अननोन है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि डी भी नहीं होगा, है ना, डी भी नहीं होगा, ठीक है, डी भी नहीं होगा। मतलब अब मेरे सामने बचता है कि या तो सी से होगा या बी से होगा। अब यहां पर लिखा हुआ है द मर्चेंट्स, अब किस मर्चेंट की चर्चा की गई है नहीं पता, स्पेसिफिक, यानी ये भी नहीं होगा। तो लिटरली मेरे पास ये बचता है यानी सी नंबर, और यही सही होगा, यही सी होगा। मैं इसमें एक लिंक आपको और बताता हूं, देखिए सी में लिखा हुआ है रस्किन बिलीव्स दैट इन एवरी सिविल सोसाइटी देयर एग्जिस्ट 5 इंटेलेक्चुअल प्रोफेशंस, नेमली सोल्जर है, पेस्टर है, फिजिशियन है, लॉयर है, मतलब 5 प्रोफेशंस है। एंड पर्सन बिलोंगिंग टू दीज प्रोफेशंस, मतलब सी के बाद डी एक लिंक बन रहा है मेरा, तो सी के बाद एक डी लिंक बन रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका ये सही है ना। चलिए 10 नंबर देखते हैं। लिखा हुआ है इट इज बिकॉज, अब इट इज बिकॉज क्या है पता नहीं, इट इज वेरी लाइकली क्या है पता नहीं, है ना। ठीक है, अब यहां लिखा है इन द सिमिलर कंटेक्स्ट, इन द सिमिलर कंटेक्स्ट मतलब जरूर इसके पहले किसी कंटेक्स्ट की चर्चा हुई होगी तभी आएगा, मतलब ये डी नहीं होगा। इट इज बिकॉज द प्रैक्टिकल पीपल इन सोसाइटी ऑफ उस हैविंग ए प्रैक्टिकल अप्रोच टू लाइफ। इट इज बिकॉज किस चीज के बारे में चर्चा हो रही है नहीं पता, मतलब ये भी नहीं होगा, है ना। अब आपके सामने आता है कि या तो 3 चुने या बी चुने या सी चुने, लेकिन आप देखिए इट इज वेरी लाइकली फॉर यंगस्टर्स टू सीक एडवाइस फ्रॉम दियर एल्डर्स। देखिए ये जो इट इज वेरी लाइकली सब लिखा हुआ है ना, ये एक जनरल सेंटेंस को दिखा रहा है कि यंगस्टर के लिए एक नॉर्मल चीज है कि वो क्या करते हैं, बड़ों से एडवाइस लेते हैं। इट इज वेरी लाइकली फॉर यंगस्टर्स टू सीक एडवाइस फ्रॉम दियर एल्डर्स। यहाँ इट किसी को रिफरेंस नहीं कर रहा है। अगर मैं बोलूँ इट किसको रिफरेंस कर रहा है तो इट किसी को रिफरेंस नहीं कर रहा है, इट एक जनरल मीनिंग को दिखा रहा है। इट इज वेरी लाइकली फॉर यंगस्टर, ये यंगस्टर के लिए बहुत कॉमन है कि वो एडवाइस आस्क करते हैं एल्डर से, बड़ों से। और इन द सिमिलर कंटेक्स्ट इवन द एल्डर्स आर इन मोस्ट लाइकलीहुड एक्सपेक्टेड टू गिव देयर एडवाइस एज ए वर्ड ऑफ गाइडेंस। यानी आप यहाँ से बी के बाद डी अगर लिंक करें, उसमें लिखा हुआ है कि यंगस्टर जो है एल्डर से एडवाइस मांगते हैं, और सिमिलर कंटेक्स्ट में जो एल्डर्स होते हैं वो एडवाइस करते हैं, है ना। यानी बी के बाद डी आपको एक लिंकिंग देता है यहाँ पे, समझो। तो बी के बाद डी एक लिंकिंग देता है। मैंने बोला कि 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं, मतलब ये चांस हाई है कि ये सही हो, आपका हाई चांस है, फिर ये नहीं होगा। Emphasizing upon the times that prevailed, the youth very much get their query answer systematically, है ना। देखिए यहाँ पर किसी सिस्टमेटिकली बात की गई है कि जो यूथ वेरी मच गेट दियर क्वेरीज आंसर सिंपली में, गेट दियर क्वेरीज मतलब उनकी क्वेरी जो उनका आंसर वो सिस्टमेटिकली प्राप्त करते हैं। अगर मैं एक सिस्टम की बात करूं तो इसका मतलब ये होगा कि यंगस्टर एल्डर से एडवाइस करते आस्क करते हैं क्वेरी, और जो
एल्डर होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं, है ना। और इस तरह से इट इज बिकॉज और एल्डर उसको रिस्पॉन्स करते हैं, है ना। तो आपका बी डी हो गया। फिर उसके बाद इम्फेजिंग अपॉन द टाइम द यूथ वेरी मच गेट दियर क्वेरीज आंसर्ड, और इस तरह से सिस्टमेटिकली उनको आंसर मिल जाता है। ऐसा इसलिए कि प्रैक्टिकल पीपल हैव बूस्ट ऑफ, बूस्ट मतलब क्या होता है, प्राउड करना, ऑफ हैविंग ए प्रैक्टिकल अप्रोच टू द लाइफ, है ना। कि एल्डर जो रिस्पॉन्स करते हैं और इस तरह सिस्टमेटिकली यंगर्स को उसका आंसर मिल जाता है, क्वेरी का रिस्पॉन्स मिल जाता है। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि जो प्रैक्टिकल पीपल होते हैं, जो नॉलेजेबल पीपल होते हैं, उनको अपने प्रैक्टिकल चीज़ों का ज्ञान होता है, ज़िंदगी का ज्ञान होता है, इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये नंबर सही है। ठीक है, देखिए इस सवाल को देखते हैं 11 नंबर पे। देखिए यहाँ पर सारा ऑप्शन अलग अलग है, ठीक है। और सबसे बड़ी मजे की बात है कि इसमें 5 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। टोटल 5 ऑप्शन है। तो अब मैं समझने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिस टाइप ऑफ इंटरनेट इज नॉन एज मेटावर्स। अब किस टाइप के इंटरनेट की बात की गई है पता नहीं, मतलब सी तो होगा ही नहीं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इनिशियली द इंटायर वर्ल्ड ट्रांजिशन टू डिजिटलाइजेशन, हो सकता है ना, हो सकता है। कंप्लीट मीनिंग खुद में कन्वे कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है मेनी कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव अचीव फुल डिजिटलाइजेशन। आप देखिए डिजिटलाइजेशन वर्ड को यदि आप कंसंट्रेट कीजिएगा तो इनिशियली लिखा हुआ है इंटरनली सब कंट्री ने चाहा कि हम डिजिटलाइजेशन चल जाए, और मेनी कंट्री जो है डिजिटलाइजेशन के फुल को अचीव कर चुके हैं। मतलब इसके बाद ये है, यानी कि बी के बाद ये एक आपको लिंक मिलता है, यानी जहाँ भी दिखेगा जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ ये पहले दिखा हुआ है बी बाद में, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। ये दिखा हुआ है ये गलत हो जाएगा, नॉर्मल थिंकिंग है। इनिशियली और फिर बाद में जाके बहुत सारे कंट्री में डिजिटलाइजेशन आ गया। इसका मतलब कहने का ये है कि बी के बाद ये होगा और ए के बाद बी नहीं होगा, ए के बाद बी नहीं होगा। तो यानी 2 ऑप्शन तो हट गए, बचे ये 2। अब इन दोनों में से जो आंसर हो जाए, है ना, ठीक है। तो अब देखते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर मैं बी और डी शुरुआत करूँ, डी मेरा शुरुआत की बात करूँ या फिर बी शुरुआत की बात करूँ, इनिशियली द एंटायर वर्ल्ड हो सकता है, उसके बाद ये लिखाना चाहिए लेकिन वो नहीं है ना। देखिए बी के बाद ये होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए, जिस तरह से लिंक बन रहा है कि तुरंत होना चाहिए, यानी आपका यही ऑप्शन सही हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, समझो। मैं तो 5 ऑप्शन पढ़ने भी नहीं गया, मैं बस फर्स्ट का 2 चीज़ देख के समझ गया कि ए के बाद बी के बाद ये होगा, बी के बाद ये होगा और ये के बाद बी नहीं होगा। बस यही बेसिक थ्योरी से मैंने 11 नंबर सवाल को सॉल्व कर दिया। अब यदि ये सॉल्व हो चुका है तो हम इसको एक बार पढ़ेंगे। लिखा हुआ है दिस एग्जिस्टिंग काइंड ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी। देखिए यहाँ पर दिस लिखा हुआ है तो आपके मन में आएगा कि सर जो सब्जेक्ट लाइन होता है, जो इंडिपेंडेंट लाइन होता है, उसमें दिस दैट या प्रोनाउन तो आता ही नहीं है। लेकिन ये जो प्रोनाउन आया है ना, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है ना। यानी दिस एग्जिस्टिंग काइंड ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी विच गिव अस एक्सेस टू वेरियस एस्पेक्ट, यानी ये जो दिस है ना वो इसके लिए आया है। एक लाइन में तो हो सकता है, अगर लिखा हुआ है राम इज युवा ही इज इंटेलिजेंट, यदि ये एक ही लाइन में है तब तो ये सब्जेक्ट लाइन बन सकता है, लेकिन यदि अलग अलग लाइन में है तब सब्जेक्ट लाइन ही वाला नहीं बनेगा। तो यहाँ जो दिस आया है ना, विच गिव अस एक्सेस टू वेरियस एस्पेक्ट, इसके लिए आया है और ये एक ही लाइन में, इसलिए सब्जेक्ट लाइन मेरा बन सकता है ना। दिस एग्जिस्टिंग काइंड ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी विच गिव अस एक्सेस टू वेरियस एस्पेक्ट इज अबाउट टू चेंज इनटू ए बेटर एंड न्यूअर वर्जन, ठीक है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी, देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है इंटरनेट, और भी कहीं इंटरनेट वर्ड ढूंढने को चाहिए, मेरे ख्याल से मिल जाना चाहिए, है ना। जैसे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे भी इंटरनेट है आपका। तो दिस एग्जिस्टिंग काइंड ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो हमको वेरियस एस्पेक्ट में काम करने देता है, ये बेटर है और न्यूअर है। एंड दिस टाइप ऑफ इंटरनेट, किस टाइप को, कि जो न्यूअर इंटरनेट टेक्नोलॉजी आया है, दिस टाइप मतलब किस टाइप की, जो न्यूअर इंटरनेट टेक्नोलॉजी आया है उसको मेटावर्स बोलते हैं। यानी यहाँ पर डी के बाद सी एक नेसेसरी पेयर दिखता है ना। यानी ये आपको सिर्फ 3 में संभव था और कहीं संभव नहीं था कि बी के बाद ये भी एक नेसेसरी पेयर मिले, डी के बाद सी भी एक नेसेसरी पेयर मिले। ये सिर्फ थर्ड में ऑप्शन संभव है और कहीं नहीं संभव है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। देखिए 12 नंबर सवाल देखिएगा, है ना। इसमें आप देखिए डी हाईली प्रोबेबिलिटी है कि हो जाए, तो यहाँ डी को मैं देता हूँ, यानी एक या 2 में से हाई प्रोबेबिलिटी है कि दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो डी नंबर एक्किल्स इन ग्रीक मैथोलॉजी इज द सन ऑफ मॉर्टल पेलस किंग ऑफ एंड नेरेड थेटिस, है ना।
मतलब बन सकता है। एक ये इंडिपेंडेंट लाइन है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट लाइन है ना। यानी ये बन सकता है कि एक्ल्स इन डी मतलब क्या, एक इनिशियल है उसका, है ना। आप लोगों ने एक इडियम पढ़ा होगा, एक्ल्स हिल्स। एक्ल्स हिल्स, एक्ल्स हिल्स मतलब कमजोर हिस्सा, कि एक्ल्स का पूरा शरीर ताकतवर था, सिर्फ जो तलवा था वही कमजोर था, है ना। तो कमजोर वाला पहलू मतलब शरीर का कमजोरी वाला भाग। आगे देखिए, लेटर नॉन ह्यूमरिक टेस्ट। लेटर मतलब चर्चा है कि इससे पहले इस चीज की चर्चा हुई होगी। नॉन होमरिक टेल्स सगेस्ट दैट पेट्रोकुल्स वाज अकिल्स किन्समैन और लबल। मतलब नॉन होमरिक टेल्स मतलब होमरिक टेल्स मतलब बाद में, मतलब जरूर है इससे पहले कुछ कहा गया होगा। तो देखिए यहाँ ए नंबर में यहाँ लिखा हुआ है कि होमर कहता है एकिल्स वाज ब्रॉट अप बाय हिज मदर एट पथापिया विथ हिज इनसेपरेबल कंपोनेंट पेट्रोकुल्स। और यही पेट्रोकुल्स को लिंक किया गया सी नंबर में कि लेटर नॉन होमरिक टेल्स। मतलब एक जो थ्योरी कह रहा है होमर वाला और एक थ्योरी कह रहा है नॉन होमर वाला। होमर वाला थ्योरी गलता है कि वो अपनी मदर के साथ पला और उसकी इनसेपरेबल कंपेनियन मतलब उसी थी, उसी लवर पेट्रोकुल्स थी। और लेटर नॉन होमर्स थ्योरी ये कहती है कि पेट्रोकुल्स एक्चुअली उसकी लवर थी, है ना। तो यहां से एक लिंक बनता है आपका कि ये के बाद सी होगा। तो मैंने क्या बोला कि ये हाई प्रोबेबिलिटी है, ये होगा, है ना। ये नहीं होगा, जब ये के बाद सी की चर्चा है तो ये नहीं होगा। दूसरी चीज इसमें हाई प्रोबेबिलिटी की ये होगा। तो अगर ये होगा तो अरे ये के बाद तुरंत सी होगा तो ज्यादा चांसेस था कि ये होता, सेकंड नंबर चांस है ना। समझो। तो इसका मतलब ये होगा कि डी में बोला गया कि एकिल्स कौन था, उसके टैलेंट की चर्चा बी में की गई कि एकिल्स वाज वेरी ब्रेवेस्ट था, हैंडसम था और ग्रेटेस्ट वॉरियर था, ठीक है। डी के बाद बी ए में बोला गया कि उसकी मदर के द्वारा पाला गया और वो अपनी इनसेपरेबल कंपेनियन पेट्रोगानी अपनी लवर के साथ रहती थी। नॉन होमरिक ट्यूल्स उसके बाद सी नंबर में आ जाएगा कि उसकी नॉन होमरिक ट्यूल्स भी यही कहता है कि पेट्रोकुल्स उसकी क्या थी, एक लवर थी, है ना। ठीक है, तो इस तरह से ये सब ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट। चलिए ठीक, देखिए अभी सवाल को पढ़िए। ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत बनते हैं जिसमें क्वेश्चन का पूछा पूछी होता है। ए भी क्वेश्चन पूछता है, वो रिस्पॉन्स करती है, वो भी क्वेश्चन पूछती है, रिस्पॉन्स करता है। बहुत बार ऐसे सवाल मैंने देखा है और इसको आराम से बनाइए, बन जाएगा। देखिए चारों ऑप्शन अलग है तो ऑप्शन वाइज तो नहीं चलेगा। अब पढ़ते हैं। देखिए कहीं भी देखिए, मान लीजिए इसमें इसमें देखिए सब जगह प्रोनाउन मिलेगा। तो एक्चुअली सवाल पूछा गया है तो कहानी के बीच पार्ट से लिया गया, तो जरूरी नहीं है आप यहाँ सब्जेक्ट ढूंढ पाइएगा, पर आपको एक इंडिपेंडेंट लाइन मिल जाएगा। देखिए लिखा हुआ आई एडेड, मैंने कहा वेल आई वांट यू टू ग्रीन। ग्रीन मतलब होता है मुस्कुराना, मुस्कुराना। एंड सिंपली देखिए यहाँ वेल लिखा हुआ है। वेल मतलब तभी बोलते हैं जैसे बोलते हैं बगल वाला पूछे हु आर यू, हाउ आर यू, वेल आई एम वेरी फाइन। तो वेल यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब जरूर है कि इससे पहले भी कोई लाइन की चर्चा हुई होगी तभी वेल आया, वरना नहीं आया होगा। यानी वेल से पहले भी कुछ आया होगा वरना नहीं आया होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सी नंबर को देखता हूँ, ठीक है। यानी डी नंबर मेरा शुरुआत नहीं होगा। मैं ये मानकर चल सकता हूँ कि वेल शुरू नहीं, लेकिन चूंकि हर जगह प्रोनाउन आया तो मैं ये ऑप्शन भी नेगलेक्ट नहीं कर सकता, है ना। हर जगह प्रोनाउन तो मैं नेगलेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन वेल को देख के मैं समझ गया कि जरूर है इससे पहले कुछ एक्सप्लेनेशन हुआ होगा तभी वेल आया है। बोलने का एक पैटर्न होता है कि आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू, तो वेल आई एम वेरी फाइन। मतलब एक लैंग्वेज होता है बोलने का और कुछ नहीं, है ना। तो लिखा हुआ है मैं देखिए यहाँ लिखा हुआ आई वांट यू टू ग्रीन एंड सिम प्लीज। मैं चाहता हूँ कि तुम मुस्कुराओ, तुम हंसो, तुम संतुष्ट रहो। इसका मतलब जरूर होगा कि उसके पहले कुछ ऐसा बना होगा कि वो पूछ रही होगी कि बताओ, उससे कुछ बात कर रहा होगा कि बताओ तुमको क्या चाहिए। तो भाई ये बगल वाला बोल रहा होगा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुस्कुराओ, तुम खुश रहो। तो देखिए सी नंबर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। सी केम इन आई एंड वी सेड हेलो। हम लोगों ने एक दूसरे को हेलो कहा। देन सी जस्ट लुक्स एट मी, उसने सिर्फ मुझसे लिखा एंड सेड व्हाट डू यू वांट। मैकानी रिमेंबर्ड, ठीक है। तो मैकानी बोलती है कि तुमको क्या चाहिए। तो डी नंबर में बोलता है कि आई वांट यू टू ग्रीम एंड सिम प्लीज, कि मैं चाहता हूं कि तुम मुस्कुराओ, तुम खुश रहो। तो तब फिर देखिएगा सी के बाद डी यदि मैं लिंक करूँ उसके बाद में ए पढ़िएगा। वेल यू कांट मेक मी, तुम मुझे हंसा नहीं सकते, तुम मुझे खुश नहीं कर सकते। लुकिंग बैक एट मी, फिर वो कहता है डी आगे जाके सी वेंट ऑन एंड वेल वी माइट ट्राई, यू माइट ट्राई, आई रिस्पॉन्डेड एंड सी लाफ्ड। मतलब पहले तो बोलती है लड़की कि तुम क्या चाहते हो, तो लड़का बोलता है
कि तुम मुस्कुराओ, तुम हंसो, तुम खुश रहो। सेकंड लाइन। थर्ड, लड़की बोलती है कि तुम मुझे वो हंसी या खुशी नहीं दे सकते, है ना। एंड वो चली जाती है, बी नंबर में वो चली जाती है। अब लड़का रिस्पॉन्स करता है कि कम से कम तुम ट्राई तो कर सकती हो। मैं मानता हूं कि तुम नहीं हंसोगी, लेकिन कम से कम ट्राई तो कर सकती हो, है ना। तो यहां से एक लिंक बनता है कि सी डी ए बी, यानी ये मैंने स्टोरी बेसिस से सॉल्व किया। सी डी ए बी, है ना, सी डी ए बी, ये स्टोरी बेसिस से सॉल्व हो गया। कि कहानी पढ़ा, कहानी जैसा लिंक दिया, पढ़ दिया, हो गया आंसर। चलिए, देखिए 40 नंबर सवाल है ना। अब इस चीज को देखिए कि यहाँ पे ऑप्शन 4 है, सी बी डी, चारों अलग अलग है। अब मैं ढूंढने के, देखिए यहाँ पर एक वर्ड मिला मेरे को, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट मिला मतलब ये तो नहीं होगा, क्योंकि नेक्स्ट से पहले किसी चीज का डिस्कशन होना चाहिए तभी संभव है। लेकिन अगर मुझे मिला है तो ये मैं पढ़ लेता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट है, आल्सो है, यदि ये सब चीज़ें हो ना तो ये रिपीटेशन को बोध कराती है। नेक्स्ट है, आल्सो है, तो ये सब क्या रिपीटेशन दिखाता है, यानी कोई चीज़ का रिपीट हुआ होगा, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दिया होगा। जैसे राम इज ए बॉय एंड आल्सो ही इज वेरी गुड एंड हैंडसम। तो मतलब क्या, किसी चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया होगा। नेक्स्ट है, तो आई एग्जामिन द फुटपाथ ऑन विच 3 नाइट्स प्रीवियसली माई गोट हैड बीन किल्ड। ठीक है, कि मैंने उस फुटपाथ की जानकारी ली जिसमें मैंने, मेरा एक जो गोट था वो किल्ड कर गया, मारा गया था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जामिन्ड, और यहाँ पर भी एक वर्ड है एग्जामिनिंग। मैंने क्या बोला कि जब भी नेक्स्ट आल्सो एक वर्ड आता है तो ये रिपीटेशन का बोध कराता है। इसका मतलब हुआ कि उसकी चर्चा पहले हुई होगी और उसके बाद बोल गया नेक्स्ट मैंने ये किया। जैसे मैंने खाना खाया, नेक्स्ट मैंने हाथ धोया, है ना। कि मैंने खाना खाया, नेक्स्ट मैंने जाके कुछ मीठा खाया। ठीक है, मैं ऑफिस गया और नेक्स्ट मैंने वहाँ लंच किया। तो क्या एक कहानी लिंकिंग बनता है कि ऑफिस में ही मैं गया और ऑफिस में जाके मैंने लंच किया। तो नेक्स्ट, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ ये नंबर में, आफ्टर एग्जामिनिंग दीज 3 अप्रोचेज। अब कौन सा 3 अप्रोच, दीज का सवाल आता है, कौन सा, मतलब ये भी शुरू नहीं होगा, है ना, ये भी शुरू नहीं होगा। अब दीज 3 अप्रोच मतलब 3 अप्रोच की चर्चा पहले हुई होगी, और वो 3 अप्रोच यहाँ पे दिखता है। यानी देयर वर 3 अप्रोचेज टू द ब्रिज, मतलब बी के बाद ए बनता है और ए के बाद डी बनता है। अगर मैं सही हूं तो बी ए डी, है ना। यानी आपका फिर यही होना चाहिए। ठीक है, क्यों, है ना, कि 3 अप्रोचेज की चर्चा है, 1 फ्रॉम नॉर्थ, 1 फ्रॉम साउथ। एक ब्रिज है, मान लीजिए एक ब्रिज है, एक ऐसे पुल है, और इसमें जाने के 3 ही रास्ते हैं। 3 ही रास्ते हैं। फर्स्ट रास्ता है कि आप नॉर्थ से जाओ, एक रास्ता है साउथ से जाओ, और इनके बीच में एक फुटपाथ है, आप उनसे जाओ, है ना। ठीक है, एक फुटपाथ है, उससे जाओ। इस ब्रिज से चलने के 3 ही रास्ते हैं, या तो आप नॉर्थ से आ जाओ, साउथ से आ जाओ, या उसमें जो ब्रिज है आप उससे आ जाओ। ओबियसली हर ब्रिज में एक फुटपाथ कॉर्नर में होता है। ठीक है, अब बी के बाद ये पढ़िए, आफ्टर एग्जामिनिंग दिस 3 पैसेज अप्रोच केयरफुली। मैंने तीनों ब्रिज जो रास्ते थे उनको केयरफुली जांच किया। आई क्रॉस द ब्रिज, मैंने ब्रिज क्रॉस किया। एंड एग्जामिन द केदारनाथ पिलग्रिम रोड फॉर ए हाफ ए माइल, लगभग हाफ माइल तक जाल के मैंने केदारनाथ पिलग्रिम की जो धर्म यात्रा थी केदारनाथ की, उसके हाफ माइल जाके मैंने एग्जामिन किया। नेक्स्ट, अगली बार, आई एग्जामिन द फुटपाथ ऑन विच 3 नाइट्स प्रीवियसली माई गोट हैड बीन किल्ड। पहले तो मैंने इसको जांचा ही, रोड को, और फिर मैंने फुटपाथ को जांचा, है ना, जिसपे मेरा एक गॉट डेथ कर गया था। सेटिस्फाइड दैट, मैं सेटिस्फाई हो गया कि देयर वाज लियोपार्ड हैड नॉट क्रॉस द रिवर। ये लियोपार्ड जो है, मान लीजिए जहाँ जो रिवर होगी ना, वो उसको क्रॉस नहीं किया। आई डिटरमाइंड टू पुट इन ऑपरेशन ऑफ माई प्लान फॉर क्रॉसिंग द 2 ब्रिज एट नाइट एंड थस कन्फाइनिंग द लियोपार्ड टू माई साइड ऑफ द रिवर। कि मैंने डिसाइड किया कि मैं पुल बंद कर दूंगा और लियोपार्ड को यहीं पे पकड़ने की कोशिश करूंगा, कि हो सकता है वो नदी के रास्ते से जाएगा नहीं, यदि लियोपार्ड वापस आएगा तो वो ब्रिज होकर जाएगा, और उसमें मैं ब्रिज बंद कर दूंगा। तो यही ऑप्शन बनता है बी ए डी सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 15 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डी डी सी सी, तो हाई प्रोबेबिलिटी या तो डी से शुरू होगा या सी से शुरू होगा। तो देखिए लिखा हुआ है द इंगेजमेंट, कौन सा इंगेजमेंट, द आ गया ना, कौन सा इंगेजमेंट नहीं पता, क्लियर नहीं है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है ये दोनों नहीं होगा, कैंसिल। ये दोनों कैंसिल करो भाई, ये दोनों नहीं आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सी से शुरू होगा, हाई प्रोबेबिलिटी चांस है।
अब मैं लेकिन ये लिंकिंग मैं करूंगा। द एंगेजमेंट वर एक्सट्रीमली चैलेंजिंग फॉर द इंडियन आर्मी सिंस दे हैड टू फाइट एन रफ रॉकी टेरेन। मतलब इंगेजमेंट वाज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग फॉर, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा होगा जिसमें इंडियन आर्मी इनको चैलेंज मिल रहा होगा कि रॉकी टेरेंस भी होंगे, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू मंथ द टू सेंचुरीज एंगेज्ड इन ए दो कंट्रीज एंगेज्ड इन ए कारगिल वार, कि आफ्टर या फ्यू मंथ्स, मतलब अच्छा छोड़िए, यहाँ पर मैं सी से ही एक बार पढ़ना शुरू करता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा दिक्कत लग रहा है। इन फरवरी 1999 ड्यूरिंग द विंटर इन्वेजन, मतलब 1999 में क्या था, विंटर का समय था और उसमें पाकिस्तान के द्वारा क्या हुआ, इन्वेजन हुआ। इंडिया एंड पाकिस्तान साइन द लाहौर डिक्लेरेशन विच वाज प्रेडिक्टेड ऑन पीस, कि फरवरी 1999 में के विंटर में एक लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ जिसका मतलब था कि एक शांति बहाल करने के लिए था, ठीक है। लिखा हुआ है। अब डी के बाद ना आप सी के बाद ये पढ़ने की कोशिश कीजिए कि आफ्टर या फ्यू मंथ, मतलब उस पीस एग्रीमेंट के फ्यू मंथ के बाद ही दोनों कंट्रीज इंगेज हो गई कारगिल वार में, है ना, समझ गए हो। यानी सी के बाद ये मेरा एक लिंक बनता है, यानी सी के बाद यदि ये लिंक बनता है तो फिर ये सही होना चाहिए, है ना। तो सी ये फर्दर मोर ये नंबर ऑफ वायलेंट वार्स वर फाउट बिटवीन इंडियन एंड पाकिस्तान, मतलब कारगिल वार हुआ, एक वार हुआ और उसके बाद नंबर्स मतलब बहुत सारी संख्याओं में वार्स हुए, है ना, ठीक है। ये आफ्टर ये फ्यू मंथ किसके बारे में बोल रहा होगा, तो ये इस डेट के फ्यू मंथ के बाद बोल रहा होगा, किस डेट के बाद। यानी सी के बाद ये एक लिंक आपका बनता है, सी ए बी डी आपका सही होगा यहाँ पे ना, सी ए बी डी। द एंगेजमेंट वर एक्सट्रीमली चैलेंजिंग। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंगेजमेंट्स, आप देखिए इंगेजमेंट्स, यदि सिर्फ कारगिल वार होता तो यहाँ इंगेजमेंट होता, लेकिन यहाँ एक्चुअली इंगेजमेंट लिखा है, मतलब ये नंबर्स की चर्चा कर रहा है। कि क्वेश्चन नंबर सवाल देखते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि सारा ऑप्शन अलग है ना, जो भी चार ऑप्शन है सारा का सारा अलग है। तो मैं ऑप्शन अब ढूंढने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर बट लिखा हुआ है, तो बट तो शुरुआत होगा नहीं, यानी आपका ये नंबर से नहीं, अच्छा बी और सी में से कोई एक चुनना है ना। लिखा हुआ 4 स्टार्स, मतलब एक एग्जाम्पल की बात की गई, जरूर इससे पहले किसी चीज़ का डेफिनेशन होगा। आप भी बचपन में या अभी भी पढ़ रहे होंगे तो देखा होगा, पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं फिर एग्जाम्पल लिखते हैं। स्टार्स मतलब एग्जाम्पल होता है, मतलब ये सही हुआ कि बी तो होगा नहीं फिर ये, यानी सी में से मुझे आंसर ढूंढना है। देखिए इन रिसेंट ईयर्स वाइल द कोर्ट्स हैव कम आउट विद अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स, अच्छा बट यहाँ लिखा हुआ है वाइल द कोर्ट सेक्शन सॉल्व वन प्रॉब्लम इट क्रिएटेड अनदर एंड बिकॉज ऑफ द क्लोजर मेनी वर्कर्स लॉस्ट दियर जॉब। मतलब मैं यहाँ बस बट से नेगेटिविटी ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि क्या कुछ ऐसा निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा मेरे को, तो मैं उस चीज़ को हटा के मैं सीधा पढ़ता हूँ। लिखा हुआ रिसेंट ईयर, हाल ही के दिनों में, वाइल द कोर्ट हैव कम आउट विद अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स ऑन इन्वायरमेंटल इशूज, इन्वायरमेंटल इशूज को लेकर कोर्ट एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर आई है। दीज हैव समटाइम्स, दीज मतलब यहाँ दीज यहाँ इन्वायरमेंटल इशू के लिए आया है ना। दीज हैव समटाइम्स अफेक्टेड पीपल्स लाइवलीहुड एडवर्सली, जो यानी ऐसे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के इश्यूज को लेकर आई है, ऐसे ऑर्डर लेकर आई है जो कभी पीपल के लाइवलीहुड को, यानी लोगों के जीवन व्यवस्था को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। विपरार्थक बोल सकते हैं, या गलत तरीके से या गलत इफेक्ट डालते हैं शरीर पे, है ना। मतलब कोर्ट के ऑर्डर है, यानी सी से आपका शुरू हो रहा है और फिर बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है सेवरल ऑफ दीज इंडस्ट्री, अब कौन सी इंडस्ट्री की चर्चा पता नहीं है क्योंकि इसमें आगे कहीं भी इंडस्ट्री की चर्चा नहीं है। दीज इंडस्ट्री पर कौन सा इंडस्ट्री, वो भी तो सवाल बनता है। यहाँ पर देखिए बी नंबर में लिखा हुआ है डायरेक्टेड इंडस्ट्रीज, है ना, द कोर्ट डायरेक्टेड इंडस्ट्रीज, और यहीं से बना दीज इंडस्ट्रीज। इसका मतलब हुआ कि बी के बाद डी होगा, है ना, बी के बाद डी होगा, आर ई आपका ये सही होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 70 नंबर सवाल देखिएगा। इसमें अब मैं सारा ऑप्शन ढूंढा तो यहाँ पर डी मेरे को रिपीटेशन दिखता है, मतलब या तो एक सही हो सकता है या 4 सही हो सकता है, दोनों में से हाई प्रोबेबिलिटी है। देखिए लिखा हुआ है सी वेंट, अब यहाँ तो प्रोनाउन आ गया तो मतलब ये नहीं होगा। एज द बॉक्स, कौन सा बॉक्स, ये भी प्रोनाउन आ गया, मतलब द आ गया, नहीं पता। द मैन, कौन सा मैन, पता नहीं है। और द शॉप मैन, कौन सा मैंने, पता नहीं। मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट लाइन है ही नहीं, ऐसा बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट लाइन इसमें क्या है, नहीं है, ठीक, सब्जेक्ट लाइन नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट लाइन सब्जेक्ट लाइन नहीं है। मतलब इस सेंटेंस क्या है, कहानी कहीं से बी से शुरू हो गया और वो वहाँ से सवाल पूछा गया है, ठीक है। अब हम इसका सबसे मतलब कहीं से भी पढ़ना शुरू कर सकते हो, वो अपनी समझ पर निर्भर है कि आप इस चीज़ को कैसे पढ़ते हो। देखिए सी में लिखा हुआ है एज द बॉक्स
ये तो फिक्स है कि एक या 4 से कोई से शुरू होगा, तो मैं क्यों ना डी ऑप्शन को ही लेकर चलूँ। सी वेंट इनसाइड या लिटिल शॉप, देखिए या लिटिल एंटिक शॉप में गई है, एंड दिस वाज यूजुअल शॉप, मतलब शेप के बारे में, दिस जो शॉप के बारे में आया हुआ है। वेयर द शॉपकीपर वाज रिडिकुलसली फॉन्ड ऑफ सर्विंग हर, मतलब वो एक ऐसे शॉप में गई है जहाँ का शॉपर बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है उस लड़की को, मतलब इसके लिए, इसको सर्व करने पे, है ना। यानी डी एक शुरू हो सकता है। डी के बाद एज द बॉक्स वॉज टू एक्सपेंसिव। आप ध्यान दीजिए कि अगर मैं डी के बाद सी के लिंक करूं तो यहाँ पर बॉक्स की चर्चा, एज द बॉक्स मतलब बॉक्स की चर्चा पहले हुई होगी, है ना, बॉक्स के बारे में भी नहीं है, लेकिन डी में तो कहीं भी बॉक्स की चर्चा नहीं है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि डी के बाद सी तो तुरंत नहीं है ना। यानी आपका ये ऑप्शन नहीं है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप 4 नंबर ही सही हो, हाई प्रोबेबिलिटी है। लिखा हुआ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एज द बॉक्स वाज टू एक्स, मतलब पहले बॉक्स की चर्चा हुआ होगा तभी। देखिए जैसे बी नंबर में लिखा हुआ एन एक्सक्यूसाइड लिटिल इनेमल बॉक्स, तो एज द बॉक्स वाज टू एक्स, मतलब ये सही है, ये समझ में आ रहा है कि बी के बाद सी होगा, बी के बाद सी होगा। लेकिन ए में भी जो है आपको बॉक्स लिखा हुआ है, ए में भी बॉक्स लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपके द शॉप को बहुत उत्सुक था, एंड फिर आप आइए, द मैन ऑन द काउंटर सोड हर एंड एक्सिक्यूट, दो जो दुकान में गए और वहाँ पर जो काउंटर में जो आदमी था उसको एक बॉक्स दिखाया जिसपे बहुत सारे क्या थे, वेरी फाइन ग्लेज, मतलब चमक रहा था, एज ई बैग्ड इन क्रीम, की जैसे मानो कि वो बॉक्स जो है क्रीम, मतलब वो बॉक्स जो था ना वो चमक रहा था, मानो ऐसे चमक रहा था जैसे कि उस पर क्रीम लगा दिया गया हो। द शॉप मैन वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन सेलिंग दिस क्रीमी बॉक्स, दिस क्रीमी बॉक्स मतलब ये इस बॉक्स के बारे में बोल रहा है ना। बहुत इंटरेस्टेड था कि वो इस बॉक्स को सेल करे टू हर, एज ही वुड गेन या बिग मार्जिन, कि उसे ज़्यादा मार्जिन मिलेगा। एज द बॉक्स वाज टू एक्सपेंसिव प्राइस 20 है, से सी आस्क्ड द शॉपकीपर टू कीप इट फॉर हर। पिन फंस रहा है तो मैं इसी में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिएगा डी नंबर होने के हाई प्रोबेबिलिटी, यानी डी नंबर आनी 2 या 3 के हाई चांस है कि ये होंगे। देखिए ओइंग टू हीज अट्रैक्टिव, या हीज किसके लिए आया पता नहीं, एवरी आफ्टरनून ही किसके लिए आया पता नहीं, विद इन द स्पैन ऑफ 1 ईयर, हो सकता है कि ये आपका शुरुआती सेंटेंस हो जाए बी नंबर। और इट कुड पोसी, इट किसके लिए आया पता नहीं, लिंक नहीं बन रहा, बी नंबर आंसर हो सकता है, ठीक है। अब चूंकि डी में रिपीटेशन, तो मैं डी को एक बार पढ़ूंगा कि सच में ये हीज का एक्सप्लेनेशन कहीं यही सेंटेंस में दे दिया होगा, तो ये हो सकता है। तो डू वेइंग टू हिज अट्रैक्टिव अपीयरेंस एंड डिस्पोजिशन, गुड मैनर्स एंड वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ ह्यूमर, एन पोंगो सून बिकम द डार्लिंग ऑफ द जू। एन पोंगो क्या है, एक गोरिल्ला को है ना, एन पोंगो क्या एक गोरिल्ला है, तो एन पोंगो के लिए हीज आया है, मतलब डी नंबर मेरा इनिशियल सेंटेंस हो सकता है ना, डी नंबर मेरा इनिशियल सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। कि ओइंग टू, मतलब जो एन पोंगो उसका एट्रैक्टिव अपीयरेंस है और गुड मैनर्स है, वेल डेवलप्ड है, और ये क्या डार्लिंग बन चुका है जू का, है ना, डी हो सकता है मेरा। और देखिए इसके बाद अगर मैं बोलूँ ये लाइन पढ़ूँ डी के बाद, ये इट कुड पॉसिबली लीड टू ए सीरियस इंजरी हैर ये मैटी फॉर एन पोंगो बिगम, तो देखिए इट कुड पॉसिबली लीड टू ए सीरियस इंजरी, तो इट किसके लिए आया ये कहीं डी नंबर में नहीं दिखता है ना, समझो कि ईट किसके लिए आया, डी नंबर में नहीं है, ईट एक्चुअली यहाँ मेट के लिए आया, लेकिन यहाँ डी में इसकी चर्चा नहीं, इसका मतलब ये होगा कि ये तो होगा नहीं, तो हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि आपका सेकंड नंबर होना चाहिए, है ना, डी सी बी, यानी डी में पढ़िए कि ये एन पोगो, उसके बारे में चर्चा कीजिए। एवरी आफ्टरनून जो होता है उसको बाहर लाया जाता है लॉन में, ताकि उसके स्किल को लोगों को दिखाया जा सके, क्योंकि आपने क्या बोला कि वेल डेवलप है, अपीयरेंस अच्छा है, मैनर्स अच्छे हैं, तो डी के बाद सी होगा। फिर बी देखिए, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सीरियस इंजरी दे देगा, क्या सीरियस इंजरी देगा, तो देखिए वही लिखा हुआ है बी में, विद इन द स्पैन ऑफ 1 ईयर, सिर्फ 1 साल के अंतराल में ही उसका साइज डबल हो जाता है, कि गोरिल्ला का साइज डबल हो जाता है, और उसके लिए एक न्यू मैट लेने की जरूरत पड़ती है। इट बिकेम अनसेफ फॉर द हम अराउंड, कि जो पुराना वाला होता है ना मेट, वो उसके लिए अनसेफ हो जाता है, समझो, छोटा हो जाता है, तो शरीर बड़ा हो गया, मेट छोटा हो गया, शरीर गड़ेगा, चोट चपेट लग जाएगा, तो जो इसलिए उसको हर साल के एक नया मेट चाहिए। इट कुड पॉसिबली लीड टू ए सीरियस हैंड्स या मेट फॉर एन पोगो बिकम इनिपिटेबल, अगर उस मेट को नहीं बदला गया तो वो एक सीरियस इशू बन जाएगा उसके लिए, इसलिए मेट को बदलना जरूरी हो जाएगा। यानी आपका जो है ना, अगर मैं कहूँ तो बी के बाद ए होना चाहिए, बी के बाद ये होना चाहिए, तो इसका मतलब ये होगा कि बी के बाद ये तो मतलब सेकेंड ही होगा, ये तो होगा नहीं, फिर डी बी के बाद ये, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए
नेक्स्ट सवाल दिखाता हूँ आपको 19 नंबर। देखिए इस सवाल को आप ठीक से पढ़िए, है ना। यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है बट, सुरटेंस का शुरू नहीं हो सकता, यानी ये गलत हो गया। इट इज फाउंड दैट व्हेन वन नोज दिस लीड्स द इसेंस, और बट तो शुरू में नहीं होगा, ये तो मैं पहली चीज बोलता हूँ, बट नहीं होगा, लेकिन तीनों में प्रोनाउन है, तो इसमें कौन शुरू होगा ये पता नहीं। दिस लीड्स टू ए डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच, अब किस अप्रोच की बात की गई है पता नहीं, मतलब सी भी शुरू नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात है, किस अप्रोच की बात की गई पता नहीं, इसलिए भी नहीं है। इट इज फाउंड, ऐसा पाया गया है, ऐसा पाया गया, एक जनरल मीनिंग देता है। इट इज फाउंड दैट क्या है, एक जनरल है, तो जनरल मीनिंग दे रहा है, तो मतलब ये हो सकता है, मतलब डी के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस के होने के। द इसेंस ऑफ सस्पेंस, द इसेंस ऑफ सस्पेंस, अब द इसेंस वेदर द रीडर, देखिए कहीं वेदर उधर जो आ जाए ना ही वगैरह, ये कहीं सेंटेंस के बीच का सेंस देता है कि द इसेंस ऑफ सस्पेंस, की कोई सस्पेंस होगा, उसका इसेंस उसके होने का मतलब ये बनता है कुछ ऐसा सेंस, मतलब बी तो शुरुआत में भी नहीं होगा, मतलब अगर मैं ना भी पढ़ूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि ये सही होगा, डी ए सी बी। अगर ये सही है तो मैं एक बार पढ़ूंगा इसको, ताकि मेरे लिए कहानी क्लियर हो कि इट इज फाउंड दैट व्हेन वन नोज ए जेनर, जेनर मतलब होता है कि किसी कोई मान लीजिए कोई बुक लिखा है कोई राइटर, तो उसकी एक अपनी लेखन शैली होगी, यानी जेनर मतलब क्या होता है, शैली, लेखन शैली, एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड रूल्स, इट मे ऑफन नॉट मेक अस एंजॉय ए पीस ऑफ लिटरेरी वर्क इन द सेम मैनर एज वन यूजुअली डज। मतलब आप किसी की लेखन शैली पढ़ोगे, किसी का जेनर पढ़ोगे, कोई मान लीजिए आपको कोई बुक दे देगा, बोलेगा पढ़ो, आप बुक पढ़ोगे तो आपके लिए वो इतना ज़्यादा जो है इंजॉयबल ना रहे। कोई नया शेक्सपियर की कोई बुक दे दे, आपके लिए उतना इंजॉयबल ना रहे जैसा के लिए उस बुक लिखने वाले के लिए था। जिसने बुक लिखा उसके लिए तो ये बहुत इंजॉयबल चीज़ था, बहुत ही उत्सुकता वाली चीज़ थी, लेकिन ये चीज़ आपके लिए भले ना रहे। वही लिखा हुआ है डी के बाद दिया, मैं ये नंबर पढ़ूँ, बट एट द सेम टाइम दिस इज आल्सो ट्रू दैट व्हेन वन रीड्स या फ्यू वर्क्स ऑफ द सेम जनर वन नेचुरली कम्स टू नो ए रफ स्ट्रक्चर ऑफ दैट जनर। अब इस एंट्रेंस में ये में बोला गया है कि अगर आप मान लीजिए भले आपको इंटरेस्ट ना रहे, भले आपको किसी का लिटरली वर्क आपको पसंद, किसी का जेनर आपको पसंद ना रहे हो, लेकिन अगर आप उसी के जेनर को बार बार पढ़ रहे हो ना, तो एक रफ आइडिया आपको लग जाता है कि वो कहानी क्या कहना चाहता है, मतलब धीरे धीरे इंटरेस्ट जगता है। मतलब एक ही राइटर का 3-4 किताब पढ़ लो तो आपको उसकी तरह सोचना, उसका वो किस तरह कहानी आपको आगे ले जा रहा है, क्या उसका एक रफ आइडिया आपको लग जाएगा, है ना, डी है। This leads to a different kind of approach to understanding literature in general and detective fiction in particular। और ये जो नेचर होता है ना कि इसी तरीके से आप किसी लिटरेचर वर्क को समझ पाते हो। कहते हैं ना कि जो चीज़ आपको समझे उसका बार बार पढ़ो, वही ये बोल रहा है कि डी नंबर में बोला कि आपको किसी के लेखन शैली पसंद भले नहीं आ सकता है, ये नंबर में बोला कि लेकिन अगर आप बार बार पढ़ रहे हो, अरे उस चीज़ उड़ी के बारे में पढ़ रहे हो तो एक रफ आइडिया लग जाता है। फिर सी में बोला है कि यही एक पढ़ने का तरीका है ना। दिस इज डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच, कि अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, आप उस चीज़ को बार बार पढ़ो, आप उस चीज़ को इन जनरल समझ जाओगे, है ना। और फिर बी लेगा द इसेंस ऑफ सस्पेंस इज वेदर द लीडर विल बी एबल टू गॉज द क्रिमिनल बिफोर द डिटेक्टिव टेल्स और हु इज। और ये बोला गया कि इसमें सस्पेंस का एक ही चीज़ ये रह जाता है कि जब आप किताब पढ़ोगे तो आप डिटेक्टिव को पहले ढूंढ पाओगे कि राइटर जब बताएगा तब। मान लीजिए वो कोई क्रिमिनल स्टोरी लिख रहा है राइटर, तो ऐसा होता, कहानियाँ पढ़ते जाओ तो आपका माइंड खुद ही कहता है कि अब ये होना चाहिए। तो जब आप उस ऑथर की तरह उसके जेनर का एक रफ आइडिया दिमाग में लगाना चाहोगे तो आप उस चीज़ों को भी क्या है समझ जाओगे कि जो है जो राइटर है वो क्या कहना चाहता है। इसलिए आपको यहाँ डी का 4 नंबर सही होगा। यदि एक स्टोरी बेसिस पे एक छोटा सा वो ट्रिक भी लेकर चले तो ठीक है। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। 20 नंबर लिखा हुआ है कि चीपू, देखिए डिफरेंट कलर वर यूज टू डाई द स्ट्रिंग। कौन सा स्ट्रिंग पता नहीं है, मतलब सी तो नहीं, मतलब बी और ये में से कोई एक ढूंढना है हमको, तो बी तो होगा ही नहीं। कौन सा स्ट्रिंग की चर्चा है पता नहीं, कोई खास स्ट्रिंग के बारे में बोल रहा है लेकिन कौन सा स्ट्रिंग चर्चा नहीं है, तो ये में से कोई होगा। आप पढ़िए, क्यूपू या टाइप ऑफ नोटेड रोप, क्यूपी एक तरह का रोप है, नोटेड है मतलब 2-3 गो रगड़ा हुआ होता है आपस में, इम्प्लॉयड बाय द आइनस इन साउथ अमेरिका, सर्व एज ए मेमोरी एड, की एक मेमोरी एड की तरह काम करता है ना। डिफरेंट कलर वी यूज टू डाई द स्ट्रिंग, और ये जो स्ट्रिंग होता है, जो नोटेड रोप होता है, इसको स्ट्रिंग बोला गया है और इसको डिफरेंट कलर इस्तेमाल किया जाता है। और येलो कलर जो इस्तेमाल किया जाता है वो दिखाता है बैटल ऑफ वॉरियर को, है ना। और डू यू रियलाइज दैट 5 येलो नोट्स रिप्रेजेंट द गोल्ड कॉइन्स, है ना। मतलब अगर आप उस नोटेड में 5 तरह के मतलब येलो कलर दे दो तो वो दिखाएंगे जैसे कि वो एक गोल्ड कॉइन है। तो यहाँ कोई चीज़ नहीं था, आपका ABCD आप मार देते, है ना। ठीक है।